हेलो ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर शुरू किए थे और जो डे 24 हमारा था वहां पे हमने डिस्कस किए थे कि अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। इस अकाउंटिंग प्रोसेस में अब कोई गलती हो जाती है या फिर हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग में कोई गलती हुई, हमने करेक्ट अमाउंट से उसको रिकॉर्ड नहीं करे, या हो सकता है कि करेक्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड करे, और वो एरिथमेटिकल एरर हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग के वक्त हो या पोस्टिंग के वक्त हो या टोटलिंग एंड बैलेंसिंग में हमसे कोई गलती हो गई। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा बनता है वो गलत बनेगा, क्योंकि हमने पहले अगर कोई गलती करे और उसको रेक्टिफाई नहीं करे तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते, तो हो सकता है कि शायद वो गलत डिसीजन कोई ले ले, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही नहीं बना। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या चीज है, ये प्रॉफिट और लॉस बताता है बेटा, ये प्रॉफिट और लॉस बताता है हम लोगों को। और हो सकता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसके बेसिस पे कुछ गलत डिसीजन ले ले। गलत डिसीजन आई मीन टू से कि ये सही प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे नहीं बताया, तो वो कुछ और इंटरप्रेट करके भाई हो सकता है इस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन अकाउंटिंग में गलती हो गई तो कम प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो सोचेंगे यार ये कंपनी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अब हमने देखे कि इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एरर पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। कौन कौन से एरर के एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखे थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिए, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दी, या कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट, या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट हमने ट्रीट कर दी। फिर हमने देखे थे कि एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह के होते हैं, फुल ओमिशन होता है, पार्शियल ओमिशन होता है। फुल ओमिशन में ना ही आपने डेबिट करे ना ही आपने क्रेडिट करे। पार्शियल ओमिशन में होता है कि आपने डेबिट करे क्रेडिट नहीं करे, या क्रेडिट करे और डेबिट नहीं करे। फिर हमने देखे एरर ऑफ कमीशन में बहुत सारे अलग अलग थे उसमें, कि हमने रॉन्ग अमाउंट लिख दी सब्सिडरी बुक में, रॉन्ग अकाउंट में लिख दी हमने, कास्टिंग एरर टोटलिंग में गलती हो गई, अमाउंट गलत लिख दी लेजर में, या गलत साइड में लिख दिए, ये हमने बैलेंसिंग में कोई गलती कर दी। फिर हमने देखे थे कि एक होता है हमारा कंपेंसेटिंग एरर, जिसमें एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती। जैसे कि मैंने वहां पे कहा था कि आपने कोई डेबिट के अमाउंट को 1000 रुपए से ज्यादा लिख दिए, तो दूसरी एंट्री में डेबिट के अमाउंट को गलती से 1000 रुपए से कम लिख दी, तो एक जगह ज्यादा लिखी एक जगह कम, तो एक गलती दूसरी गलती को क्या कर देती, छुपा देती है। फिर हम लोग ने उसके बाद कुछ क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। फिर डिस्कशन हुआ था पिछले सेशन में टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, किस वक्त हम उस गलती को सुधारेंगे। तो 3 कैटेगरी में हमने उसको बांटे थे। एक चीज हो सकती है कि आप जो गलती को रेक्टिफाई करो, एक चीज हो सकती है कि आपने कब करो, उसको ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले आपने उसको क्या करे बच्चे, ट्रायल बैलेंस ये है, और ट्रायल बैलेंस बनने के पहले उसको रेक्टिफाई करें। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गई और उसके बाद अगर आप रेक्टिफाई करते, एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये ट्रायल बैलेंस हो सकता है कि मिसमैच हो। क्यों मिसमैच हो ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने गलती को पहले रेक्टिफाई नहीं करे। तो जब आपने गलती को यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं करे, ट्रायल बैलेंस आपकी क्या होगी, मिसमैच होगी। अब जब ये ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई तो आपने यहाँ पे एक जैसे ट्रायल बैलेंस बनी हुई, तो यहाँ पे आप डेबिट बैलेंस एक्सपेंस के और एसेट के होते, क्रेडिट बैलेंस इनकम लायबिलिटी और कैपिटल के होते। तो ये शॉर्ट जाएगा, ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड को डेबिट बैलेंस कॉलम या क्रेडिट बैलेंस कॉलम शॉर्ट जाएगा, तो हम टेम्पररी एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई गलती करे उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो। ट्रायल बैलेंस मिसमैच उस गलती की वजह से होता है जिसमें आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग लिखे। तो जब आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग लिखे, उस केस में आप लोगों का यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है। तो आज आप देखोगे भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट का नाम रखते हैं सस्पेंस अकाउंट। उन गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं, जब ये गलती हमें लोग रेक्टिफाई मतलब सुधारते, रेक्टिफाई करते उस गलतियों को सुधारते, तो ये सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लोज हो जाना चाहिए। फिर हमने देखी कि सर एक तो तीसरी कैटेगरी जो होती है आपकी, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन चुका है मगर आपने गलती को रेक्टिफाई नहीं करे, और आप इसको कब रेक्टिफाई करोगे, सब्सिक्वेंट ईयर में। तो रेक्टिफाई जब आप करते हो तो आपने देखे कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। तो नेक्स्ट ईयर जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कौन सा हुआ है आपका, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल भी होता है, नॉमिनल पर्सनल होता है, रियल होता है, लेकिन नॉमिनल नहीं होता, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट उसी साल के एक्सपेंस और इनकम होते तो हम उसी साल उसको क्या कर देते, क्लोज कर देते, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है।
तो अगर मेरी कोई ऐसी कोई गलती जो मेरे को रेक्टिफाई करना है और उसका इफेक्ट नॉमिनल अकाउंट में आएगा, वो कैसे इफेक्ट जाता है आज के आप क्वेश्चंस में देखोगे। तो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, जब नॉमिनल अकाउंट में इफेक्ट जाता है, लेकिन पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट तो हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं करे। जब पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करे तो फिर कैसे करेंगे, तो हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट का नाम रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस आता है हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते। क्यों कैपिटल अकाउंट में करते, क्योंकि पिछले साल नॉमिनल अकाउंट में आपने कोई गलती करी तो नॉमिनल अकाउंट डील करता है इनकम और एक्सपेंस से, और इनकम और एक्सपेंस आपका प्रॉफिट और लॉस बताता है, और वो प्रॉफिट और लॉस कम ज्यादा आपके कैपिटल अकाउंट में पिछले साल गया था, वही एडजस्टमेंट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो हमने पिछले सेशन में जो बात की थी इसी को जस्ट मैंने आपको भी रिवाइज कराया कि ये हमने डिस्कशन की टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब था हमने उस गलती को कब रेक्टिफाई करे, टाइम ऑफ कब रेक्टिफाई कर, लेकिन रेक्टिफाई करना कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई। अब ये टाइम की बात करें ना, हाउ वी आर गोइंग टू डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफाई कैसे करूं, अब उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो यहां पे आज हमारा डे 25, ओके 25वां दिन, डे 25, ओके। और यहां पे हम लोग लिखेंगे अब यहां पे स्टेप्स ऑफ, मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं, स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इन गलतियों को किस तरीके से सुधारना, इसको समझना। कोई भी चीज हमको याद करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ कंसेप्ट को समझना, सिर्फ कंसेप्ट को समझना। और जब क्वेश्चन भी शुरू करेंगे ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन करोगे तो आप एकदम इससे फैमिलियर हो जाओगे, तो बस अच्छे से हर बात को मेरी आप ध्यान से भी आप सुनते जाएंगे बच्चों। सो मैंने कहा सबसे पहले आपका यहाँ पे ए पॉइंट में आपसे कहता हूँ ध्यान से समझ, मैंने सबसे पहले कहा कि ये यहाँ पे ये जो चीज, ये जो है आपका एक करेक्ट एंट्री हम लोग पास करते। तो जब भी हम रेक्टिफाई करते मतलब गलती को जब हम सुधारते तो सबसे पहले हम क्या करते बच्चों, सबसे पहले हम लोग करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री उस ट्रांजैक्शन की क्या होना चाहिए था वो हम लोग लिखते हैं। तो करेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे उन लोगों ने तो ट्रीटमेंट नहीं दे पाए ना, उन लोगों ने तो कुछ गलती करे, लेकिन पहले अपन ये लिखते कि सही क्या होना चाहिए था। तो इसका मतलब होता है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, ये ट्रीटमेंट देना था। मैंने क्या कहा बेटा, ये ट्रीटमेंट देना था, इस तरीके का ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए था, करेक्ट ट्रीटमेंट, इस तरीके की जर्नल एंट्री पास है जो भी गलती के मतलब उसका जो सही ट्रीटमेंट है, सही ट्रीटमेंट इस तरीके का देना चाहिए था। दूसरा पार्ट जो रहेगा हमारे क्वेश्चन में, बी पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कि एक्चुअल में उन लोगों ने गलती करे क्या। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक ये ऐसा करना चाहिए था, दूसरा रॉन्ग इफेक्ट, दूसरा रॉन्ग एंट्री, आपके रॉन्ग इफेक्ट का मतलब इफेक्ट उन्हें एक्चुअल में क्या दिए, इफेक्ट गिवन। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एक्चुअल में उन लोगों ने इफेक्ट यहाँ पे क्या दिए, एक्चुअल में इफेक्ट क्या दिए। तो ये ट्रीटमेंट उन्होंने दिए, ये ट्रीटमेंट दिए। अब इसमें फर्क समझना बेटा, तो जो पहला वाला पार्ट है मैं कह रहा हूं कि ये ट्रीटमेंट देना चाहिए था, समझ में मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि ये ट्रीटमेंट देना चाहिए था, मैं बार बार कह रहा हूं ये ट्रीटमेंट देना चाहिए था और ये ट्रीटमेंट उन्होंने दिए हैं। तो ये होते करेक्ट क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में उन्होंने क्या करे। तीसरा जो मेन पार्ट होता है जो कि आपको क्वेश्चन में ये लिखना होता है, दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री, मतलब अब क्या करना चाहिए था और क्या कर दिए। अब गलत तो कर दिया आपने, अब उसको हमें क्या करना है, रेक्टिफाइड करना है बच्चे। तो तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं रेक्टिफाइड एंट्री, इसे क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री, इसे मैं कहता हूं रेक्टिफाइड एंट्री, इसे मैं कहता हूं रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, अब क्या होगा कि 3 चीज का डिफरेंस समझना, ये है आपकी करेक्ट एंट्री, क्या सही करना चाहिए था, और ये क्या है आपका क्या गलत आपने किए, क्या ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट देना चाहिए था, ये ट्रीटमेंट दे दिए। और तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ये ट्रीटमेंट, थर्ड जो हमारा रहेगा आपका कि ये गलती सुधारने। ये हम क्यों लिखते हैं बच्चे, थर्ड वाला जो रहेगा वो रहता है आपका ये गलती को, एरर को, गलती को सुधार ये गलती को सुधारे। तो मतलब इन तीनों को समझना बेटा,
कि जब भी मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आगे, तो मैं इसको 3 पार्ट में बांटूंगा, हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटूंगा। और पहले पार्ट में मैं आपसे ये बात करूंगा एक्चुअल में क्या सही ट्रीटमेंट है, ए पॉइंट विल बी क्या करेक्ट ट्रीटमेंट है। सेकेंड पार्ट जो मैं आपसे बात करूंगा वो मैं आपसे बात करूंगा एक्चुअल में क्या गलती उन्होंने करे है। और तीसरा जो एक्चुअल में आपको क्वेश्चन से पूछता है कि भाई वो गलती कर दिए, अब वो गलती को किस तरीके से रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो आपको थर्ड पार्ट में पूछता है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे रेक्टिफाइड, उस गलती को सुधारना है कैसे। तो जो सुधारने वाली एंट्री होती है वो हम थर्ड पार्ट में करते हैं। अब एक्चुअल में तो आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछता है, एक्चुअल में ये पूछता है, लेकिन ये बनाने के लिए, ये रेक्टिफाइड एंट्री पास करने के लिए बच्चों ये जरूरी होता है कि आप यहाँ पे करेक्ट एंट्री और इफेक्ट उन्होंने क्या दिए उसको लिखो, और ये दोनों को पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी को कंपेयर करके, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी को कंपेयर करके थर्ड वाली रेक्टिफाइड एंट्री बनती है। मतलब पॉइंट नंबर ए को करे और पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी को दोनों को कंपेयर करके थर्ड एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री बनती है, जो कि आपको रेक्टिफाइड एंट्री क्वेश्चन में पूछता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कंपेयर कैसे करे जाता है, तो उसके कुछ बेसिक चीजें उसको आपको ध्यान रखना कि कंपेयर किस तरीके से करा जाता है। अगर आपने, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे भी ये लिख देता हूँ कंपेयर, यहाँ पे जो रेक्टिफाइड एंट्री होती कैसे बनती, इसमें आप कंपैरिजन करते, कंपेयर किसको कंपेयर करते, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी जो अपन ने वहां लिखे उन दोनों का कंपेयर करते। अब कंपेयर करके वो रेक्टिफाइड एंट्री पास करी जाती है। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर कंपेयर करके रेक्टिफाइड एंट्री पास करी जाती है, तो कैसे वो कंपेयर करा जाता है, कैसे वो रेक्टिफाइड एंट्री वहां पे पास कर कंपेयर करा जाता है और कैसे रेक्टिफाइड एंट्री बनती है। अब कुछ बेसिक चीजें मैं लिखता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ account is not debited, if account is not debited or less debited, मैं पहले लिख लेता हूं उसके बाद फिर, और आपने भी कुछ लिखना नहीं है तो आपको पीडीएफ मिल जाती है। इफ, पहले अभी से सुनते जाना आप मेरी बातें। इफ अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड, इफ अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड और less credited, if account is not credited or less credited, या if account is wrongly debited or more debited, if account is wrongly credited or more credited। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों, ओके ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब देखिए क्या चीज हो रही है यहाँ पे बच्चों कि मैंने कहा आपसे इफ अकाउंट, क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इफ अकाउंट इज नॉट डेबिटेड और लेस डेबिटेड। इसका मतलब क्या होता है कि किसी अकाउंट को मैंने डेबिट नहीं किया या कम अमाउंट से डेबिट करा। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको डेबिट करना था आपने नहीं करे, या जितने से करना था उतने से नहीं करे, तो अब भाई आपने अगर शॉर्ट डेबिट करे तो डेबिट करो, अगर डेबिट नहीं करे तो, अगर आपको डेबिट करने बोला अगर आपने डेबिट नहीं करे या कम अमाउंट से डेबिट करे, तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड एंट्री में आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप कंपेयर करोगे जो पहली और दूसरी एंट्री की करेक्ट एंट्री और जो रॉन्ग एंट्री उन्होंने पास करे, वो दो एंट्री का कंपैरिजन करके हमको रेक्टिफाइड एंट्री पास करना रहेगा। और जब अपन कंपेयर करेंगे तो अपन वहां पे देखें तो कि जो कि करेक्ट एंट्री तो और क्या थी बेटा, रॉन्ग एंट्री आपकी थी। तो उनको कंपेयर करो और देखो कि क्या मुझे डेबिट करना था, और अगर मैंने डेबिट नहीं किया या कम अमाउंट से डेबिट किया तो हमें उसको उतने से डेबिट करना होगा। अब ये भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे, मैं कहता हूं कि नॉट क्रेडिटेड और लेस क्रेडिटेड, मैंने कम अमाउंट से क्रेडिट करा या क्रेडिट नहीं किया। अगर आपने कम अमाउंट से क्रेडिट किया या क्रेडिट नहीं किए तो उतने से आप उसे क्या करो, क्रेडिट कर दो भाई। अगर आपने कम अमाउंट से क्रेडिट किए या आपने क्रेडिट नहीं किए तो आप उतने अमाउंट से क्या कर दो, उसको क्रेडिट कर दो। अब मैंने बोला डेबिट नहीं करे तो डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं करे तो क्रेडिट कर दो, डेबिट करना था नहीं करे तो डेबिट करो, क्रेडिट करना था नहीं करे तो क्रेडिट करो। अब ये चीज होती है कि आपने रॉन्गली डेबिट। अब आप थर्ड वाले को समझना बच्चों, थर्ड वाले में क्या कह रहा है आपको, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली डेबिट। थर्ड वाले में क्या कह रहा है आपको कि रॉन्गली डेबिटेड और मोर डेबिटेड, आपने रॉन्गली इसको डेबिट कर, गलती से डेबिट कर दिए या ज्यादा अमाउंट से डेबिट करे। आपको एक्चुअल में डेबिट करना नहीं था,
तो जो चीज को आपको नहीं करना था आपने कर दिया, आपको डेबिट नहीं करना था और आपने उसको डेबिट कर दी, तो आपको उसको कैंसिल करने के लिए उसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, उसको आई मीन टू उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपको डेबिट कर दिए, गलती से डेबिट करे या ज्यादा अमाउंट से डेबिट करे, डेबिट नहीं करना था, तो उसको कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। या मैं कहता हूं मैंने रॉन्गली क्रेडिटेड, या ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करा, मतलब मैंने उसको गलती से क्रेडिट करा या ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करा, क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो कैंसिल करने से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे करना पड़ेगा डेबिट। इसका मतलब ये चारों चीज आप ख्याल रखो, इसके बेसिस पे अपन आगे चल के भी रेक्टिफिकेशन के जो क्वेश्चन करेंगे बस इसी का खेल रहेगा। ये आपका ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा है वो है। इसका मतलब मैंने बोला कि नॉट, पहला पॉइंट आप देखो, नॉट डेबिटेड, डेबिट करना था नहीं करे या कम अमाउंट से डेबिट करे तो उतने से हमको डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट नहीं करे या कम अमाउंट से करे, क्रेडिट करना था नहीं करे या कम अमाउंट से करे तो उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा। गलती से डेबिट करे तो कैंसिल करने क्रेडिट करना पड़ेगा, गलती से क्रेडिट करे तो कैंसिल करने डेबिट करना पड़ेगा। अब ये चार चीजों का आपने ख्याल रखना। तो जब अपन रेक्टिफिकेशन की अभी यहाँ पे एंट्री पास करेंगे तो हमको ये चारों चीजों को ख्याल में रखना पड़ेगा और कोई चीज को भी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये सिंपल सी चीज है भाई कि जिस चीज को डेबिट करना था आपने नहीं कर तो डेबिट करो, क्रेडिट करना था नहीं कर तो क्रेडिट कर दो, गलती से डेबिट कर तो कैंसिल करने क्रेडिट कर दो, गलती से क्रेडिट कर दिए तो कैंसिल करने उसको डेबिट कर दो, सिंपल सी चीज है। तो आपको करेक्ट एंट्री और जो इफेक्ट गिवन है उन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करना पड़ेगा और करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, उस रेक्टिफाइड एंट्री हमको पास करना रहेगा। अब कुछ रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन शुरू करूं उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो रिलेटेड टू सब्सिडियरी बुक। तो सम पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग सब्सिडियरी बुक, रिगार्डिंग सब्सिडियरी बुक्स। ओके, अब ध्यान से इस बात को आप सुनोगे। सो मैं कहता हूँ सब्सिडियरी बुक तो बहुत अदर सब्सिडियरी बुक बहुत तरह की बनती, जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में आपने 4 देखे थे, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जो देखे थे आपने वहां पे बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक भी देखे थे। सो ये सब्सिडियरी बुक जो होती है, अदर सब्सिडियरी बुक जो होती है आपकी, ये अदर सब्सिडियरी बुक जो होती है आपकी, इसमें कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना। तो एक आपने देखे थे ओके, एक देखे थे आपने सेल्स बुक, हमने एक डिस्कस की था अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में परचेज बुक, एक देखी थी हमने सेल्स रिटर्न बुक, एक देखी थी हमने परचेज रिटर्न बुक, फिर आपने देखे थे बिल्स रिसीवेबल बुक भी हमने देखे थे ना, बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में देखे थे, बिल्स पेएबल बुक देखे थे। अब इसको अच्छे से समझना, इन बुक से रिलेटेड मुझे आपसे कुछ बात करना है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स वहां पर आएंगे, इसलिए मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर लूं। अब देखो मैं एक के बारे में आपको समझाता हूं, वो बाकी वैसा ही सब में एप्लीकेबल होगा, बस एक के बारे में आप समझ लो। मैं सेल्स बुक के बारे में आपसे कहता हूं, ध्यान से इस पॉइंट को समझना बच्चे। मैंने कहा कि ये सेल्स बुक है मेरी, ये सेल्स बुक है और इस सेल्स बुक में मैंने क्या करा कि यहाँ पे सपोज 3 पार्टी है एक्स वाई और जेड, इसमें अमाउंट है 10,000 रुपए, 5,000 रुपए और 15,000 रुपए। तो ये सेल्स बुक थी और इसकी टोटल आती है यहाँ पे कितनी आती है टोटल, ये टोटल आती है 30,000 रुपए। सो यहाँ पे मैंने बात किया कि भाई यहाँ पे सबसे पहले सेल्स बुक की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्टी मैंने लिखा उस सेल्स बुक में। कौन सी 3 पार्टी लिखा, एक्स 10,000 रुपए, वाई 5,000 रुपए और जेड 15,000 रुपए। तो ये 3 पार्टी मैंने यहाँ पे लिखा। अब ध्यान से अब आप समझिए। तो एक्चुअल में बुक में जब आप सेल्स बुक में क्या लिखते हैं, जो क्रेडिट सेल होते हैं, गुड्स जब आप बेचते हो और क्रेडिट सेल होते हैं, तो हम ये सेल्स बुक में लिखते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज को पढ़े थे। अब मैं कहता हूं यहाँ पे आपसे, अब मैं कहता हूं यहाँ पे
कि इसके हम रिकॉर्डिंग, ये अब क्या होता है कि ये एक्चुअल में ये जो टोटल होती है बेटा, ये जो टोटल होती है आपकी, ये टोटल जो होती है, इस टोटल को आप कहां पे लेके जाती हो, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़े हो। इस टोटल को आप कहां पे लेके जाते हो, इस टोटल को आप लेके जाते हो सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में ऑब्वियसली सेल्स से इनकम उसको क्रेडिट करते हैं इस टोटल को। लेकिन यहाँ पे जो ये इंडिविजुअल पार्टी दिख रही है आपको, जैसे मैं यहाँ पे लेजर भी बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने कहा ये लेजर वाली स्टेज में ये सारे अकाउंट्स बने हुए, ये लेजर वाली स्टेज में ये सारे अकाउंट्स बने, तो 3 पार्टी है। तो हमारी बुक्स में एक्स का अकाउंट, हमारी बुक्स में वाई का अकाउंट और ये जेड का अकाउंट। तो आपने पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में आपने पढ़े कि ये जो अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल पार्टीज के, इन अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डेबिट करते हैं, क्योंकि हम एंट्री क्या पास करते हैं सेल्स की, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आप जब सेल्स बुक बनाते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में आपने, जैसे ये एक्स है यहाँ पे, तो एक्स के इंडिविजुअल पार्टी को जाके आप यहाँ पे टू सेल्स करोगे, ये 10,000 लिख दोगे। वाई को डेबिट कर देंगे आप कितने से, ये आप कर देंगे 5,000 रुपए से, और जेड को डेबिट कर देंगे कितने से, ये आप 15,000 से। तो वो इंडिविजुअल पार्टी को आप यहां से, इंडिविजुअल पार्टी को आप यहां से ये फिगर लेते हैं और इन इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट में क्या करते हैं बच्चों, इन इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट में जाके उन इंडिविजुअल पार्टी को क्या करते हैं, डेबिट करें। लेकिन जो टोटल होती है, जब मैं यहाँ नीचे सेल्स अकाउंट भी बनाता हूँ, ये जो टोटल होती है आपकी सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट मैंने बनाया, ये सेल्स अकाउंट मैंने बनाया, और इस सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक। मैंने यहां पे लिखा बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक। कितना अमाउंट है बच्चों, ये आपका 30,000 रुपीज। सो मैंने यहां पे लिखा एक सेकेंड सॉरी, मैंने यहां पे लिखा कि ये इंडिविजुअल पार्टी थी, ये इंडिविजुअल पार्टी थी आपकी, इन पार्टीज को क्या करे आपने, इन पार्टीज को आपने क्या करे, डेबिट करे। मगर ये जो टोटल आती है, ये टोटल अपन लेके, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़े बच्चों, ये जो टोटल आती है, इस टोटल को उठा के अपन कहाँ लिखते हैं, अपन सेल्स अकाउंट में लेके जाते। तो ये जो आपने सेल बुक बनाई, ये तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है ना, ये कौन सी वाली स्टेज है, ये तो आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है ना, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, जब लेजर वाली स्टेज में पोस्टिंग करते हो, तो ये जो इंडिविजुअल आपने यहाँ पे पार्टी के सामने जो अमाउंट लेके उन पार्टीज को यहाँ पे डेबिट करो, सेल्स को क्रेडिट कर दी। इसी तरह परचेज में पार्टीज को क्रेडिट करते और परचेज अकाउंट जो रहता है उसमें टोटल डेबिट करते। अब एक पहले अच्छे से समझ लो बच्चों, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये मैं क्यों इस चैप्टर में इसके बारे में आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, कि अगर आपको क्वेश्चन में ये पढ़ना पड़ेगा ध्यान से कि गलती किस तरीके की गई। अगर उसने आपसे क्वेश्चन में कहा कि आपने यहाँ पे, उसको क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपने क्वेश्चन में एंटर्ड करते वक्त, ये दो जो मैं टर्म यूज करो उसको बड़े अच्छे से बेटा, वो कहता है कि यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मैं कहता हूँ एंड पहली चीज को कहता हूँ कि सपोज उसने कहा कि टोटलिंग में गलती हुई, उसने कहा कि टोटलिंग में गलती हुई। अगर वो आपसे कहते हैं कि टोटलिंग में गलती हुई, मतलब यहाँ पे अमाउंट बराबर लिखा था, ये 10,000, 5,000, 15, ये बराबर लिखा हुआ है, इसकी टोटल होती है 30,000 रुपए। मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है, एक्स के सामने 10,000, वाई के सामने 5,000 और जेड के सामने 15,000। ये पार्टी के यहाँ पे बराबर ही अमाउंट, लेकिन टोटलिंग में लेकिन हमसे गलती होगी, सपोज ये टोटलिंग में, सपोज, और सब्सिडियरी बुक की बात करो, ये टोटलिंग में हमसे गलती हुई, सपोज ये 30,000 थे, उन्होंने 25 करे, तो यहाँ पे 25 सपोज गलती से, तो ये जो पार्टी यहाँ पे जो अमाउंट लिखते हैं ना आप यहाँ पे सेल्स बुक में, सब्सिडियरी बुक में, तो ये जो आपने पार्टी के सामने जो लिखे, ये अमाउंट उठा के आप पार्टी के अकाउंट में यहाँ से लेके जाते। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर ये अमाउंट को सही लिखे हो, अगर यहाँ पे इस जगह पे सब्सिडियरी बुक में एंटर्ड करते वक्त बोलो, ये एंटर्ड करते वक्त अगर आपने यहाँ पे सही अमाउंट, तो आपने अगर यहाँ पे एंटर्ड अगर आपने सही करे हो तो ये पार्टी में सही गया, क्योंकि आप ये एंटर्ड यहीं से अमाउंट उठा के पार्टी अकाउंट में लेके जाते हो। और आपने टोटलिंग में गलती होगी, लेकिन तो टोटलिंग में अगर उसने क्वेश्चन में लगे टोटलिंग में सब्सिडियरी बुक में गलती हुई, अगर टोटलिंग में गलती हुई, इसका यह मतलब होता है कि सेल्स अकाउंट में गलत गया। मगर दो चीज हो सकती, एक कि उसने क्वेश्चन में बोला कि सब्सिडियरी बुक में टोटलिंग में गलती हुई, तो टोटलिंग में अगर गलती उसने बोला तो इसका यह मतलब होता है कि पार्टी के जो अकाउंट है XYZ, जैसे हमारे एग्जांपल में, वो पार्टी के अकाउंट में बराबर गया। मैंने क्या कहा आपसे, वो पार्टी के अकाउंट में बराबर गया, लेकिन वो पार्टीज के अकाउंट में बराबर गया, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सेल्स अकाउंट है, ये जो अकाउंट है वहां पे गलत हुआ, क्योंकि ये टोटल जो अमाउंट होता है, इस टोटल अमाउंट को आप यहाँ पे जो आता है, ये टोटल अमाउंट यहाँ सेल्स अकाउंट में लेके जाते हो। तो मैं तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट को सेल्स अकाउंट में लेके जाता हूं,
तो अगर मैंने इसमें गलती करा, इसमें टोटलिंग में गलती करा, तो सेल्स अकाउंट में गलत किया। लेकिन यहाँ पे तो मगर ये बाकी पार्टी में सही गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में वो कहता है कि नहीं, आपने यहाँ पे एंटर्ड करते वक्त गलती करे, मतलब रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में ये जो आपकी सेल्स बुक इसमें एंटर्ड करते वक्त गलती करे, तो एंटर्ड करते वक्त अगर आपकी यहाँ पे गलती होगी, अगर आपने यहाँ पे एंटर्ड करते वक्त गलती करे, इसका मतलब ये होता है कि पार्टी के अकाउंट में भी गलत किया। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट आप यहाँ पे लिखते हो, ये अमाउंट को ही उठा के आप ये इंडिविजुअल जो पार्टीज है उनके अकाउंट में आप इफेक्ट देते हो। तो आपको अगर क्वेश्चन में बोले कि एंटर्ड करते वक्त गलत किया, तो पार्टी के अकाउंट में भी गलत गया, और अगर आपने एंटर्ड गलत की तो टोटल भी आपके यहाँ पे गलत आएंगी। तो ये एंटर्ड अगर आपने गलत करे तो टोटल भी क्या हो, आपकी गलत आई। तो यहाँ पे अगर एंटर्ड गलत हो तो टोटल भी हमारी बच्चों क्या गलत आई। इसीलिए वो कहता है कि आपने अगर एंटर्ड गलत की तो ये पार्टी में भी गलत गया, और ये टोटल जो गलत आई तो ये सेल्स अकाउंट में भी गलत गया। तो दो तरह की चीजें, उसने कहाँ गलती हुई, कहाँ उसने हमको बताया कि एंटर्ड करते वक्त गलत हो, तो एंटर्ड करते वक्त अगर गलत गया तो दोनों जगह गलत गया, दोनों इसके इफेक्ट यहाँ पे पार्टी में भी गलत गया और एंटर्ड गलत की तो टोटल भी गलत आई, तो ये सेल्स अकाउंट में भी गलत गया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है बच्चों कि एंटर्ड तो बराबर हुआ, टोटल में गलती, उसने क्वेश्चन में हमको बोला कि टोटलिंग में गलती हुई, तो अगर वो टोटलिंग में गलती हुई तो इसका मतलब यहाँ पे एंटर्ड बराबर लेकिन टोटलिंग में गलती, टोटलिंग में अगर गलती हुई तो ये पार्टीज में सही गया। क्यों? क्योंकि एंटर्ड बराबर हुआ है तो वहां से तो पार्टीज में जाता है, एंटर्ड बराबर हो तो यहाँ सही गया, लेकिन टोटलिंग में गलती हुई तो सेल्स अकाउंट में गलत गया। तो दो चीज हो सकती है, उसने क्वेश्चन में दिया कैसे, उसने हमको ये बोला कि एंटर्ड गलत हुआ, मैं दिखा देता हूँ पॉइंट, एंटर्ड गलत हुआ तो पार्टी में भी गलत गया और अकाउंट में भी गलत गया, सेल्स अकाउंट में भी गलत गया। लेकिन टोटलिंग में गलती सब्सिडरी बुक में तो पार्टी में सही गया क्योंकि एंटर्ड बराबर हुआ पर, लेकिन टोटलिंग गलती पार्टी में सही गया लेकिन सेल्स अकाउंट में क्या हुआ, गलत गया है। अब इस पे जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूं, अगर क्वेश्चन में उसने बोला आपको, क्वेश्चन में उसने बोला फर्स्ट टोटलिंग एरर इन सेल्स बुक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे दूसरी भी बुक रह सकती सेल्स बुक, तो आपका इफेक्ट क्या हुआ बेटा, will affect only सेल्स अकाउंट। अगर आपने टोटलिंग में गलती करे, टोटलिंग में सेल्स बुक की गलत करे तो सेल्स अकाउंट में उसका अफेक्ट गया, तो वहीं आपने को वो सेल्स अकाउंट को सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहता है आपको क्वेश्चन में एंटर्ड रॉन्गली इन सेल्स बुक, अगर आपने एंटर्ड गलत करे बेटा, एंटर्ड गलत करे तो वो आपका दोनों जगह अफेक्ट करेगा। कहां पे, विल अफेक्ट एंटर्ड रॉन्ग अमाउंट, ऐसे लिख देते, एंटर्ड रॉन्ग अमाउंट, एंटर्ड रॉन्ग अमाउंट इन सेल्स बुक, इट विल अफेक्ट बोथ, वो पार्टी अकाउंट में भी गलत गया और साथ में पार्टी अकाउंट में भी गलत गया, और कहां पे, सेल्स अकाउंट में भी गलत गया, पार्टी अकाउंट में भी गलत गया और किस में गलत गया, सेल्स अकाउंट में भी क्या हो बच्चों, वो गलत गया है। अब इस चीज को ख्याल रखना, अब ये कब हम मानेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला और उसने बोला कि सेल्स बुक या जो भी बुक हो, मैं एंटर्ड गलत हुआ तो पार्टी में भी गलत गया और रिस्पेक्टिव जो वो सब्सिडरी बुक का जो अकाउंट है वहां पे भी गलत गया। उसने बोला कि नहीं टोटलिंग में गलती हुई, अगर टोटलिंग में गलती हुई तो रिस्पेक्टिव पार्टी में तो सही गया, लेकिन वो रिस्पेक्टिव जो वो बुक का जो अकाउंट बनता है लेजर वाले से, जो वहां पर गलती हुई है। अब क्या होगा कि हम हमेशा ऐसा ही मानेंगे अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। कभी कभी वो बोलता है, जैसे कि मैं एग्जांपल कहता हूं कि एंटर्ड गलत किया, मैं कह रहा हूं कि एंटर्ड गलत किया तो मैं ये इंटरप्रेट करता हूं अगर एंटर्ड गलत गया तो पार्टी में भी गलत गया। मैंने क्या इंटरप्रेट किया, अगर एंटर्ड गलत गया तो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन ये किया कि पार्टी में भी गलत गया, एंटर्ड अगर गलत किया तो पार्टी में भी गलत गया, और रिस्पेक्टिव अकाउंट जो सब्सिडरी बुक का आपको लेजर वाली स्टेज में है तो वहां पर भी गलत गया। मैं ऐसा ही इंटरप्रेट करूंगा अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोला हाँ हमने रॉन्गली एंटर्ड, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड करे सब्सिडरी बुक में, लेकिन वो पार्टी में गलत गया, लेकिन वो सेल्स अकाउंट में, एग्जांपल सेल्स बुक थी, वो सेल्स अकाउंट में लेकिन सही गया, तो ऐसा भी कह सकता है कि एक सही गया और दूसरा गलत गया। वो अपने को इस तरह भी क्वेश्चन में कह सकता है। तो मैं वो जब भी मानूंगा जब वो क्वेश्चन में मेरे को बोलेगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन में ऐसा ही मानूंगा हमेशा बेटे कि अगर मैंने एंटर्ड गलत गया तो पार्टी में भी गलत गया और वो रिस्पेक्टिव जो बुक का अकाउंट है वहां पे भी गलत गया,
और अगर टोटलिंग में एरर है तो रिस्पेक्टिव अकाउंट जो सब्सिडियरी बुक है वहां पे गलती हुई है। मैं हमेशा ऐसे ही मानूंगा अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड क्वेश्चन है। वो बात अलग है कि क्वेश्चन में हमको और कुछ स्पेसिफाई करे। अगर वो क्वेश्चन बोलता है नहीं एक इफेक्ट सही गया दूसरा गलत गया या कुछ और कहते तो वो हम मानेंगे। अगर वो कुछ नहीं कहता तो मैं यही मानूंगा जो मैं आपसे जब से कह रहा हूं कि अगर एंटर्ड गलत किया तो पार्टी में भी गलत गया और वो रिस्पेक्टिव अकाउंट जो सब्सिडियरी बुक का वहां पर भी गलत गया। और अगर आपने टोटलिंग में गलती करे तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट जो सब्सिडियरी बुक का वहां पर गलत गया। मैं ऐसा ही मानूंगा अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा डिस्कशन बच्चों। किससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन रहा? जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर था उससे लगभग हमने सारा डिस्कशन उसका कर लिया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे? अब हमको इसके ऊपर क्या करना है बच्चों? क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ही आराम से एकदम समझदारी से आपको हर क्वेश्चन को समझना है। जल्दबाजी कोई नहीं, कंसेप्ट समझना है, ठीक है? कंसेप्ट समझना है हमारे, आराम से हर एक चीज को अच्छे में, एक बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। और जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपने सुनते जाना और क्वेश्चन भी करेंगे, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं उसको समझना और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले आपको यहाँ पे हेडिंग से थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन इन द सेम ईयर बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हम उसको क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाइड कर रहे हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही बच्चों उसको रेक्टिफाइड करे तो इसका मतलब ये होता है कि सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हम उसको क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई कर रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट तो जब क्रिएट होता है जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच होती है, ट्रायल बैलेंस मिसमैच होती है और सस्पेंस उसके अगर हमने उसके पहले ही अगर रेक्टिफाइड कर ली तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच क्यों होंगी? तो फिर इसलिए ये वाले पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन करें वहां पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। जब सस्पेंस अकाउंट आएगा, जब मैं बात करूंगा सब्सिक्वेंट ईयर वाले भी आएंगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आएगा। अपन जब वो पॉइंट आएंगे जब उसके बारे में बात करेंगे। सो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर है 57। क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर है हमारा 57। क्वेश्चन नंबर है 3 और पेज नंबर है हमारा 57। अब देखो एक चीज ख्याल रखना बेटा कि आपको एग्जामिनेशन में जब आपको एंट्री पास रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर आए, जब भी आपको एंट्री आएगी आपको एक्चुअल में रेक्टिफाइड एंट्री पूछता है। एग्जामिनेशन में रेक्टिफाइड एंट्री पूछता है, लेकिन वो रेक्टिफाइड एंट्री को फॉर्म करने के लिए दो चीज पहले करना जरूरी होता है। एक होता है करेक्ट एंट्री और एक होता है जो इफेक्ट गिवन। ये दो चीज करना जरूरी होता है। एक होता है करेक्ट एंट्री और एक होता है इफेक्ट क्या गिवन, आई मीन जो रॉन्ग एंट्री उन्होंने पास की। वो दोनों को कंपेयर करके हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं। तो रेक्टिफाइड एंट्री एग्जाम में करना है, लेकिन अब दो चीज करना जरूरी कि करेक्ट एंट्री क्या, जो रॉन्ग इफेक्ट उन्होंने दी वो क्या, उन दोनों को कंपेयर करके ही क्योंकि क्या बनती है? रेक्टिफाइड एंट्री बनती है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग एरर अनअर्थ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो वो आपको पहले ही बता दें कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही उस गलती को उनको गलती हमको मिल गई। तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही वो गलती हमको मिल गई। तो उसने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, मैं एक बार रीड करता हूँ फिर वन बाय वन रीड करके हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। A welding machine purchased for rupees 5,600 from the Oxygen Company Limited has been entered in the purchase day book. B. The total of the written outward book is rupees 100 short. C. A sale of rupees 175 to Messrs. Gupta and Mukherjee has been entered in the sale book as rupees 157. D. A purchase of rupees 215 from Messrs. Guha and Roy had been posted to the debit of their account. E. Discount allowed to D. Majhel rupees 15 had not been entered in the cash book, but the full amount including discount has been credited to D. Majhel account. F. License fee for proprietor's gun rupees 30 had been debited to general expenses account. G. A scale of rupees 200 for old furniture has been passed through the sales book. ठीक है, उसने अपने को यहाँ पे 5-6 ट्रांजेक्शन जो 60 ट्रांजेक्शन जो दिया उनको करना, अपने को रेक्टिफाइड एंट्रीज की पास करना है। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है, करेक्ट मतलब उसको रेक्टिफाइड एंट्रीज की पास करने बोल रहा है। अब ध्यान से बच्चों, मैं पहले आप समझ लो अच्छे से, नाम वाम कुछ दिया नहीं, ठीक है। ओके, सब आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान से आप इसको सुनेंगे। सबसे पहले
कि ये ए पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि करेक्ट एंट्री क्या है, मैंने क्या बताया आपको, करेक्ट इफेक्ट उसका क्या देना चाहिए था। बी पॉइंट होता है जो रॉन्ग इफेक्ट गिवन, इफेक्ट गिवन का मतलब होता है कि उन्हें क्या गलती करे, इफेक्ट क्या गलत दे दी, इफेक्ट गिवन मैं अब लिख देता हूँ रॉन्ग इफेक्ट जो उन्होंने दिए बेटा। सो रॉन्ग इफेक्ट जो उन्होंने दिए वो यहां पर अपन लिखेंगे। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है आपका रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। अब इस चीज को समझना बेटा, एग्जामिनेशन में आपको एक करेक्ट इफेक्ट और ये रॉन्ग इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए और रिवीजन के वक्त भी अच्छे से समझे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बेसिकली ये आपका वर्किंग नोट है, और मैं आपको पहले ही कह दूं कि एग्जामिनेशन में इसका वर्किंग नोट भी बनाने की जरूरत नहीं होती करेक्ट और इफेक्ट गिवन को, इसलिए कि इंस्टीट्यूट आप लोगों को सीधा रेक्टिफाइड एंट्री, इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में सीधा रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करता है, ये पहली और दूसरी नहीं करता, मगर ये दो लिखना जरूरी है, पहली और दूसरी, ताकि आप ये रेक्टिफाइड एंट्री जो यहाँ पे लिखो वो सही सही आप यहाँ पे लिख सको। तो रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पे अच्छे से सही सही लिख सको बराबर, इसलिए दोनों लिखना जरूरी है। लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे करना सर, एग्जामिनेशन में बेटा आपको ये एक आप लोगों को आखिरी पेज में आपने कहीं पे लिख लेना, रफ पेज करके आपने लिख लेना, और वहां पर आपने ये करेक्ट और इफेक्ट गिवन वाला जो पार्ट है वहां पर दे देना, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ ये जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री जो पास करेंगे वही लिखना रहेगा। सो ये जो पहला और दूसरा पार्ट है आप लोगों का ये जो पहला और दूसरा पार्ट है एक्चुअल में ये आपके आंसर हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है थर्ड वाला रेक्टिफिकेशन वो आपका एक्चुअल में आंसर है। तो सर पहला और दूसरा क्यों बना रहे, क्योंकि रेक्टिफाइड एंट्री के लिए पहला और दूसरा लिखना जरूर है। एग्जाम में कैसे लिखना, आखिरी पेज रहता है, यहाँ पे मेरे पास कुछ अभी पेज है नहीं, सपोज ये आपका आंसर शीट है बेटा, तो इसमें आखिरी में आपने लिखे रफ, और वहां पे ऐसे करेक्ट और रॉन्ग ऐसे रफली लिखना, और कंपेयर कर रेक्टिफाइड, फिर पेज टर्न करके आना, और रेक्टिफाइड एंट्री आपने मेन आंसर आपने वो लिखना बस, ठीक है। एज ए वर्किंग नोट भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं बताती है उसको। ओके, तो अब हम शुरू करते, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और अच्छे से अब आप उसको समझोगे बच्चे। तो सबसे पहले वो हमसे कहता है कि ए वेल्डिंग मशीन परचेज फॉर ₹5,600 from the Oxygen Company Limited has been entered in the purchase day book। हमने क्या करे कि एक वेल्डिंग मशीन परचेज करे, क्या परचेज करे, एक वेल्डिंग मशीन परचेज करे 5,600 रुपए की, और वो वेल्डिंग मशीन को परचेज करे, और हमने गलती से उसको परचेज डे बुक में लिखी। अब अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। अब आपने क्या चीज परचेज करे बेटा, मशीन परचेज करे, और आपने उसको परचेज बुक में लिखी। अब आपको पता है कि परचेज बुक में क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है परचेज बुक में, परचेज बुक में हम लिखते हैं जब हम कौन सी चीज परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। यहाँ पे क्या हमने गुड्स परचेज करे कि नहीं सर, हमने तो यहाँ पे मशीन परचेज कर, तो आप परचेज डे बुक में कौन सी चीज आती है, परचेज डे बुक में आपकी आती है जब आप कोई गुड्स परचेज करते तो वो और क्रेडिट में करते, तो गुड्स परचेज करते वो आपकी परचेज डे बुक में आती। लेकिन क्या हमने यहाँ पे कोई गुड्स परचेज करे कि नहीं, हमने गुड्स परचेज नहीं करे, हमने मशीन परचेज करे। तो अगर आपने मशीन परचेज करे तो परचेज डे बुक में नहीं आती। तो पहले किससे परचेज करे, ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड। तो एक्चुअल में इसका करेक्ट एंट्री क्या पास होना था, यहाँ पे इसके ABCD पॉइंट है, ठीक है। करेक्ट एंट्री इसकी क्या पास होना था, मशीन परचेज की। सो मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन इज एसेट, एसेट इज बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है डेबिट, व्हाट कम्स इन, तो मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था कितने से, 5,600 रुपए से। हमने किससे परचेज करे, हमने ऑक्सीजन कंपनी से परचेज करे, उस कंपनी का नाम है, तो वो गिवर है। तो ऑक्सीजन कंपनी से पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो गिवर है, तो उसको अपन यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू ऑक्सीजन कंपनी अकाउंट, कितना 5,600। ये करेक्ट था बेटा, ये करेक्ट इफेक्ट ये था। लेकिन क्या हमने ये इफेक्ट दिए, ये इफेक्ट देना चाहिए था, ये इफेक्ट देना चाहिए था, लेकिन क्या हमने इफेक्ट दिए कि नहीं, वो कहता है कि हमने इसको परचेज बुक में लिख ली, परचेज बुक में लिख ली, मतलब आपने उसकी टोटल को, वो टोटल जब आई वो परचेज अकाउंट में चले गए ना, फिर इसका मतलब आपने इसकी एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5,600 टू ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड, ऑक्सीजन कंपनी अकाउंट कितना 5,600। तो आपने कहां लिख दिया, आपको लिखना चाहिए था मशीन अकाउंट पे, आपने गलती से बच्चों उसको कहां लिख दिए, आपने गलती से उसको लिख दिए परचेज बुक में, मतलब परचेज अकाउंट में चले गया फिर वहां से। तो अब मैंने आपको कंपैरिजन करना बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो,
जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। सो मैंने आपसे कहा ये क्या हुआ, ये कहाँ गई, सी इंटर में आ गया। ठीक है, रुको एक मिनट, कहाँ है आपका फाउंडेशन, फाउंडेशन की बुक, ये आप फिर रिवीजन बैच में आ गए, ये आया आपकी फाउंडेशन। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं नोट्स ओपन कर लूँ। ओह, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। ये करेक्ट एंट्री थी उसकी, मशीन अकाउंट डेबिट ऑक्सीजन। हमने परचेज बुक में लिखे तो गलती से हमने उसकी एंट्री क्या पास करे, हमने उसकी एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट 5,600 टू ऑक्सीजन कंपनी, उसका नाम था जिससे हमने खरीदे 5,600। तो जो हमको परचेज मशीन को हमने डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब मेरे को बताओ, अच्छे से समझना, कुछ एंट्रीज में थोड़ी सी मुश्किल जाएंगी, लेकिन बहुत एक बार आप सोचना, रटना मत चीजों को, सोचना। तो आप जैसे जैसे सोचते जाओगे तो बराबर आपको चीज जमते जाएंगी। अब मैंने कहा यहाँ पे कि मशीन अकाउंट को बच्चों हमको डेबिट करना था, ये करेक्ट एंट्री, करना था ये कर दिए, अभी सुधार रहे, तीनों में फर्क समझे। तो मेरे को मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, क्या मैंने मशीन अकाउंट को डेबिट किया? नहीं। तो मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, क्या मशीन अकाउंट को डेबिट किया? तो नॉट डेबिटेड, तो मैं यहां पे लिखूंगा नॉट डेबिटेड, तो मैंने यहां पे इसको डेबिट करूंगा, तो मैं बोलूंगा मशीन अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 5,600, मशीन अकाउंट डेबिट 5,600। अब मैं कहता हूं मैंने यहां पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो क्या मुझे परचेज अकाउंट को डेबिट करना था? नहीं। तो रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली डेबिटेड तो कैंसिल करने क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो आप यहां पे लिखोगे टू परचेज अकाउंट, आप क्रेडिट करोगे टू परचेज, तो टू परचेज अकाउंट 5,600, मतलब आपको ये डेबिट करना था, ये आपको डेबिट करना था मशीन को। क्या आपने डेबिट करे थे कि नहीं? नॉट डेबिटेड था, इसलिए मशीन अकाउंट को डेबिट कर, नॉट डेबिटेड। अच्छा, ये परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिए, डेबिट कर दिए थे, क्या करना था कि नहीं? रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको कैंसिल करने क्या करे, क्रेडिट। तो मैं कुछ क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, ये क्या हुआ था, नॉट डेबिटेड वाला पॉइंट था, आपने डेबिट नहीं किए थे इसलिए आपने डेबिट करे, ये रॉन्गली डेबिटेड हो गया था, रॉन्गली डेबिटेड हो गया था, तो इसीलिए आपने उसको क्या करे, कैंसिल करने के लिए क्या करे, क्रेडिट करे। अब मैं सोचता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन कंपनी को क्रेडिट करना था और ऑक्सीजन कंपनी को क्रेडिट करा भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेक्टिफाइड एंट्रीज की पास हुई मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसका नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग मशीनरी परचेज wrongly entered in purchase book, now rectified, इस गलती को हमने क्या करे, सुधार ली। तो एग्जामिनेशन में आपको रेक्टिफाइड वाला पार्ट सिर्फ लिखना है, एग्जामिनेशन में कौन सा पार्ट लिखना है, आपको सिर्फ रेक्टिफाइड वाला पार्ट लिखना है। ओके, तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन की एंट्री बनती है। अब हम लोग देखें सेकेंड पार्ट, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो हमसे कहता है यहाँ पे सेकेंड इसमें टोटल ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड बुक, व्हाट डू मीन बाय रिटर्न आउटवर्ड, जो हमारे पास से हमने आउटवर्ड बुक मतलब जो रिटर्न करे, आउटवर्ड तो कौन सी चीज हम रिटर्न करेंगे, आउटवर्ड मतलब हमारे पास से गया, इनवर्ड मतलब हमारे पास से आए, तो कौन सी चीज हम रिटर्न कर रहे हैं, जो चीज परचेस करे वही हम रिटर्न करेंगे ना। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है बेसिकली आपकी ये परचेज रिटर्न बुक होती है, कौन सी बुक होती है बच्चों, परचेज रिटर्न बुक, ये होती है परचेज रिटर्न बुक होती है। तो वो कहता है कि टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक ₹100 शॉर्ट, तो जब आप टोटल कर रहे थे ना 100 रुपए से परचेज रिटर्न बुक में 100 रुपए से आपने कम लिख दी, तो शॉर्ट लिखे। अब इसको समझना, अब मैं यहाँ पे कोई आपको समझाने के लिए हाइपोथेटिकल मतलब कोई ऐसी फिगर ले रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट समझे। एग्जामिनेशन में आपको रेक्टिफाइड एंट्री ये वाला कॉलम ही सिर्फ करना है, ये दो कॉलम की जरूरत नहीं, लेकिन इस कॉलम के लिए हमको ये दो कॉलम शुरुआत के बनाना जरूरी। अब समझाने के लिए मुझे पता है क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, मैं आपको समझाने के लिए एक अमाउंट ले रहा हूं ताकि आपको पॉइंट समझ में आए। अब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है, हम परचेज की एंट्री पास करते परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, तो परचेज रिटर्न उसका रिवर्स, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो मैंने यहाँ पे एंट्री पास करना था पार्टी अकाउंट डेबिट,
₹10,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और परचेज रिटर्न का और एक नाम है, उसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कितना? ₹10,000। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो ₹10,000 नहीं दिए, तो आपको बताना पड़ता है। ये मैंने हाइपोथेटिकल एक फिगर ले लिया। क्यों ये फिगर ले लिया? आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन में दी भी नहीं, आपको समझाने के लिए। घबराओ मत, अपने को मेन अपने रेक्टिफाइड एंट्री, इसको समझाने के लिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा। तो सपोज परचेज रिटर्न था टोटल 10,000 का, लेकिन वो कहता है कि मैंने परचेज रिटर्न बुक में टोटल करते वक्त ₹100 शॉर्ट कर दिया। मतलब अगर परचेज रिटर्न बुक की टोटल ₹100 से कम करे आपने, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में भी ₹100 कम गए। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में गए कितने? परचेज रिटर्न अकाउंट में गए आपके पार्टी अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ₹10,000 नहीं आए बच्चों, यहाँ पे ₹9,900। तो आपने मतलब यहाँ पे टोटलिंग में गलती की, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को आपने ₹100 से कम लिखे, क्वेश्चन में बोला, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ₹10,000 लिखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ₹100 कम लिखा, 9,900। अब आप मुझे बताइए कि जब मैं रेक्टिफाइड एंट्री पास करता हूं, अब इसको समझना, प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में कैसे करना है इसको समझना बच्चे। अब मैंने कहा कि यहाँ पे पार्टी अकाउंट जो है आपका, उसको ₹10,000 से मुझे डेबिट करना था, और मैंने पार्टी अकाउंट को ₹10,000 से डेबिट करा भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि परचेज रिटर्न अकाउंट को मुझे ₹10,000 से क्रेडिट करना था, और मैंने उसको ₹10,000 से क्रेडिट नहीं करा, 9,900 से ही करा, तो मैंने ₹100 से कम करा। इसका मतलब बेटा मुझे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्रेडिटेड। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न आउटवर्ड नाम से बुलाया, तो मैं भी वही नाम देता, तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो मेरे को ₹100 से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ₹100 से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एक चीज ख्याल रखना बेटा, अब आप बोलेंगे सर ये कैसी एंट्री पास करे आपने, रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे सिर्फ ₹100 लिखे आपने, डेबिट कुछ नहीं। तो बेटा आप अगर टोटल इफेक्ट देखोगे, डेबिट यहाँ पे ₹10,000 से हुआ है बच्चों, ₹10,000 से डेबिट हुआ है, ये 9,900 और ये 100, ये हो गया टोटल दोनों मिला के 10,000, वो बराबर हो गया। लेकिन एक्चुअल में एक और चीज, आप जो ये एंट्रीज पास कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले आप इसको रेक्टिफाइड कर रहे हो बेटा। तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर आप इसको रेक्टिफाइड कर रहे हो, तो आपका सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रायल बैलेंस अगर बने बाद आप रेक्टिफाइड करते हो, तो यहाँ पे मैं सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट दे देता था। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में क्या करता था बच्चे, इफेक्ट में देता। मैं क्यों सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मैं रेक्टिफाइड कर रहा हूँ। अब जब इस तरह की एंट्री कोई पास करते, आपने सिर्फ टू रिटर्न आउटवर्ड ₹100 लिखे आपने, तो आप सोचेंगे सर हमारे तो जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करते, तो हमने करे भी हुए। यहाँ पे मैंने ₹10,000 से डेबिट करे, टोटल 9,900 और इस 100, 9,900 और इस 100, ये मिला के कितना हो जाता है, ₹10,000 हो जाता है। ओके, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना, आपने इस तरह का अगर आपका कुछ रहा, तो ये आपको मैंने ना एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ वहां पर इस तरीके से मैंने उसको आपको बताया कि रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। कितने से क्रेडिट करना है, आपको ₹100 से क्रेडिट करना है। अब ध्यान से बच्चों किस तरीके से अपने को उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से लिखोगे, अब मैं आपको बता रहा, ध्यान से आप मेरी बात वो सुनेंगे बच्चों। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे, ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे बता दिया, लेकिन आपको लिखना कैसे उसको समझना बेटा, इसको लिखना कैसे उसको अच्छे से समझना। आप ऐसे लिख कर आएंगे, द रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न द रिटर्न आउटवर्ड बुक में ₹100 शॉर्ट किए थे, इसलिए मैं अकाउंट में भी 100 गए। द रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय द एंट्री। ये एंट्री पास करे किस तरह, तो आप रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्या कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट कर रहे हैं ना, आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को। तो क्रेडिट साइड में जब आप लिखते हो ना बाय, ऐसे लिखते हैं, आप क्या लिखते हो, आप जैसे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो आप वहां पे लिखोगे बेटा बाय। अब आपने यहाँ पे अंडर कास्टिंग मतलब शॉर्ट, अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न
आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ अपने को पता नहीं ₹100। तो इस तरीके से आप वहां पर लिखोगे बेटा, इस तरीके से आपको क्या करना, लिखना रहेगा। तो हमने रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और वहां पे लिखेंगे कि क्यों आप क्रेडिट करें 100 रुपए से, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ, इसलिए अपन इसको वहां पे कम करें, उसको अंडर कास्ट के लिए। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं ना बेटे, डेबिट है यहाँ पे, सॉरी क्रेडिट, डेबिट नहीं दिख रहा आपको, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ऐसा लिखा रहता है। अब आप मेरे को जल्दी से बताओ बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने देखिए इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। अब आप जल्दी से मेरे को बताओ, यहाँ पे पूरी एंट्री पास हुई थी ना डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप मेरे को बताओ ये बी वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे अभी सेकंड वाला जो अपन अभी करे, ये आपको समझ में आया बच्चों? तो मैं थर्ड पॉइंट पर, तो जल्दबाजी कोई चीज की नहीं, बस हर पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। आपको समझ में आया सेकंड पॉइंट बच्चों? जल्दी से जवाब देंगे, आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझ में आया? जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चों। यस सर, यस सर, ओके ठीक है। अब ध्यान से अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो सी पॉइंट पे आते, देखो सी पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, वो कहता है हमसे यहाँ पे कि ए सेल ऑफ ₹175 to Messrs, a sale of ₹175 to Messrs Gupta and Mukherjee has been entered in the sales book as ₹157। देखो आपने सेल्स बुक में गलत लिखे, तो सेल्स बुक में गलत लिखे, एंटर्ड गलत लिखो। देखो ये वर्डिंग्स बड़े अच्छे सबन है, एंटर्ड गलत करे तो वो पार्टी में भी 157 गया और उस टोटल जो आई वहां पर भी 157 के हिसाब से ही वो आएंगी, और वो अकाउंट में भी, सेल्स अकाउंट में भी 157 गया। तो आप यहाँ पे बच्चे इसकी पहले तो सही एंट्री क्या पास होना था, सही एंट्री पास होना था, उसकी सेल्स करे आपने तो मेसर्स गुप्ता एंड मुखर्जी अकाउंट डेबिट कितना है आपका 175 टू सेल्स अकाउंट, मिसेस गुप्ता एंड मुखर्जी अकाउंट डेबिट 175 टू सेल्स अकाउंट 175। ये करेक्ट एंट्री ऐसा होना था, लेकिन हमने सेल्स बुक में गलत लिखे। हमने क्या करे, सेल्स बुक में गलत लिखे तो वो पार्टी में भी गलत गया, तो सेल्स बुक में आपने 175 के बदले 157 लिखे, तो एक्चुअल में पार्टी में भी चले गया 157। तो मेसर्स गुप्ता एंड मुखर्जी अकाउंट डेबिट कितना 157 टू सेल्स अकाउंट 157। ये आपने एक्चुअल में गलत इफेक्ट दे दी। अब आपको ये करेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट दिए वो लिखना बड़े अच्छे से आना चाहिए। अब आप खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे मुझको डेबिट कितने से करना था, 175 से डेबिट करना था लेकिन मेरे को 175 से डेबिट करना, मैंने एक्चुअल में उसको कितने से डेबिट करा, 157 से। तो शॉर्ट डेबिट हुआ ना, मेरे को डेबिट करना था 157 से, मैंने डेबिट करा 150, सॉरी मेरे को डेबिट करना था 175 से, मैंने डेबिट करा 157 से। तो कम डेबिट, शॉर्ट डेबिटेड, तो मुझे यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। शॉर्ट डेबिट तो डेबिट करो, मेसर्स गुप्ता एंड मुखर्जी अकाउंट डेबिट कितने से आपने कम डेबिट करे, 18। बोले सर 18 कहां से लाए, तो भाई साहब 175 से डेबिट करना था, करा 157 से, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका 18 रुपए। तो आपने सॉरी 18 रुपए से आपने कम डेबिट करे। तो जब आपने 18 रुपए से डेबिट कम करे तो आपने उसको कम डेबिट करे, शॉर्ट डेबिट है तो आपने उसको डेबिट करना पड़ेगा। उसी तरह मैं कहता हूं सेल्स अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना था 175 से, और मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा 157 से, तो मैंने शॉर्ट क्रेडिट करा, तो मुझे शॉर्ट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू सेल्स अकाउंट बच्चों 18 रुपए। सो बीइंग लेस अमाउंट एंटर्ड इन सेल्स बुक now rectified। हमने उसको क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिए। ओके समझ में आई चीज आपको? इस तरीके से लिखना रहेगा हम लोगों को। लिखे आपने, सब लिख रहे बराबर, तो मैं आगे बढ़ता हूं।
ओके यस सर, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जस्ट 1 मिनट, ओके। अब आप देखेंगे स्क्रीन, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी क्या कहता है? ए परचेज ऑफ ₹215 फ्रॉम मिसेस गुहा एंड रॉ हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ देयर अकाउंट। व्हाट डू यू मीन टू द डेबिट ऑफ दे? वो क्या बोलता है? टू द डेबिट ऑफ देयर अकाउंट। ये देयर का मतलब होता है ये जो पार्टी का नाम है गुहा एंड रॉय। अब इसको समझना, हमने परचेज करे 215 रुपए का गुहा एंड रॉय से, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? ये डी पॉइंट की करेक्ट एंट्री क्या पास होना था? हमने एंट्री पास करना था परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 215 रुपए टू किससे परचेज करे? टू मेसर्स गुहा एंड रॉय, गुहा एंड रॉय अकाउंट। कितना? 215। तो हमने परचेज करे 215 रुपए का, किससे परचेज किए बच्चों? मेसर्स गुहा एंड रॉय से। तो एंट्री पास करे परचेज अकाउंट डेबिट टू गुहा एंड रॉय अकाउंट। लेकिन क्या हुआ कि वो कहता है हमसे क्वेश्चन में हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ देयर अकाउंट। अब एक्चुअल में अपने को गुहा एंड रॉय को क्रेडिट करना था, तो हम वो कहते हैं कि उसके अकाउंट को डेबिट करें। अभी ऐसा नहीं बोला कि कोई बुक में गलत गया, बुक में नहीं, जिसको जब बुक में बोला तो जब बोलते पार्ट बुक में एंटर्ड गलत, तो पार्टी में भी गलत, तो रिस्पेक्टिव अकाउंट में भी गलत। यहाँ पे बोलता है कि गुहा एंड अकाउंट को डेबिट करा, जो गलती बोला हम उसी को गलती यहाँ पे मानेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो गलत एंट्री जो पास हुई, उन्होंने इस तरह की एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट 215। क्या एंट्री पास कर दी बच्चों? हमने एंट्री पास करे परचेज अकाउंट डेबिट 215, और यहां पे जो गलत एंट्री टू मिसेस गुहा एंड रॉय अकाउंट, इसे भी क्या कर दिया उसने? डेबिट 215। क्योंकि वो क्वेश्चन में कहता है कि हमने टू द डेबिट ऑफ देयर अकाउंट, डेबिट ऑफ देयर अकाउंट मतलब गुहा एंड रॉय को भी हमने क्या कर दी बच्चों? डेबिट। तो हमने दोनों को डेबिट कर। अब इस चीज को समझना बेटे, यहां पे दो तरह की गलती होगी। आपने बोले सर दो तरह की गलती मतलब? एक गलती तो ये हुई हमसे कि हमने रॉन्गली डेबिटेड, क्या करे हमने उसको रॉन्गली डेबिटेड। ये पहली गलती हुई कि हमने उसको गलती से रॉन्गली डेबिटेड, गलत डेबिट कर दिया। उसको डेबिट करना चाहिए था कि नहीं? इनफैक्ट मुझे यहाँ पे उसे क्रेडिट करना चाहिए था, तो मैंने क्रेडिट करना चाहिए था, तो वे क्रेडिट नहीं किया, तो मैं यहाँ कहता नॉट क्रेडिटेड, मैंने उसे क्रेडिट नहीं किया। तो एक है आपका रॉन्गली डेबिटेड, जो कि मेरे को डेबिट करना नहीं था, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। देखो आप यहाँ पे गुहा एंड रॉय को हम लोगों को क्रेडिट करना था, हम लोगों को क्या करना था? गुहा एंड रॉय को क्रेडिट करना। तो क्रेडिट करना था तो, और हमने उसको क्रेडिट करे नहीं, तो यहाँ पे पहले उसको डेबिट कर दी। तो रॉन्गली, पहली गलती तो आपने उसको डेबिट करे, डेबिट करो, तो रॉन्गली डेबिटेड तो पहली गलती। दूसरी गलती, हमने उसको क्रेडिट करना था वो नहीं करे, मतलब मैंने आपको बोला भाई क्रेडिट करो तो आप बोले नहीं करते, ये पहली गलती। उसके बाद आप रुके नहीं, आपने उसको डेबिट कर दी, वो दूसरी गलती। तो आपको बोला कि क्रेडिट करना मैंने कहा कि आप उसको क्रेडिट करो, तो आपने उसको क्रेडिट करे क्या? नहीं, ये पहली गलती। दूसरी गलती, आपने उसको डेबिट कर दी। अब ये जो रेक्टिफाइड एंट्री पास होगी, कंपेयर करना आना चाहिए बड़े अच्छे से। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे परचेज को डेबिट करा था, मैंने परचेज को डेबिट करा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे मिसेस गुहा एंड रॉय को क्रेडिट करना था, क्या मैंने मिसेस गुहा एंड रॉय को क्रेडिट करा के बच्चों? नहीं, मैंने मिसेस गुहा एंड रॉय को क्रेडिट नहीं किया। तो मैं क्रेडिट करूंगा टू मिसेस गुहा एंड रॉय, इनको क्रेडिट करूंगा। किस अमाउंट से क्रेडिट करूंगा? मैं इनर कॉलम में लिखता हूं यहाँ पे 215। मुझे क्रेडिट करना था, नहीं करा, वो एक पहला कारण। दूसरा कारण, क्या मैंने उसको यहाँ पे क्रेडिट करना था बच्चों, तो मैंने क्रेडिट करना था, मैंने क्या उसे यहाँ पे क्रेडिट करा क्या? नहीं। तो क्रेडिट करना था और क्रेडिट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे उसको क्रेडिट करूंगा, ये पहली चीज। दूसरी, अगर मैं आपसे चीज बोले कि यहाँ पे रॉन्गली डेबिटेड, उसको इसने क्या करा? यहाँ पे उसको डेबिट करा, तो रॉन्गली डेबिटेड, उसको रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको कैंसिल करने क्रेडिट करना पड़ेगा। 2 मिनट पेशेंस रखेंगे, मैं फिर से इसको कनेक्ट करूंगा। तो रॉन्गली डेबिटेड हो गया, तो उसको कैंसिल करें, मतलब ये 215 प्लस 215 वो आता है 430 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका कारण समझना कि 430 रुपए से क्यों क्रेडिट करना पड़ रहा है।
पहला कारण बेटा कि मैंने उसको क्रेडिट नहीं किया तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, पहली गलती नॉट क्रेडिटेड था तो क्रेडिट मैंने करा। दूसरी चीज मैं आपसे कहता हूं कि नॉट क्रेडिटेड है, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे उसको क्रेडिट करा। दूसरी चीज है कि मैंने उसको गलती से डेबिट करा तो रॉन्गली डेबिटेड, तो रॉन्गली डेबिटेड हो गया तो उसको मैंने रेक्टिफाई करने उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। रॉन्गली डेबिटेड हो गया तो इसलिए, मतलब दो गलती, पहला बोला कि क्रेडिट कर, आप बोले नहीं करते, पहली गलती। दूसरी गलती उसके बाद आप रुके नहीं, उसके बाद आपने डेबिट कर दी उसको, तो आपने जो डेबिट करे उसको कैंसिल करने क्रेडिट करना पड़ रहा है बेटा, और जो आपने क्रेडिट नहीं करे इसलिए उसकी वजह से अपने को एक बार क्रेडिट करना, इसलिए 430 रुपए हो रहा है। लेकिन यहां पर आपने देखे कि यहां पर अगर ये ऐसे सिर्फ टू मेसेस गोवा एंड रॉय को अपने को 430 रुपए से क्रेडिट करना है, तो ये मैंने लिखा जरूर इस तरीके से बेटा, लेकिन आपने यहाँ पे इसको किस तरीके से आप लिखोगे अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको किस तरीके से आप इसको लिखोगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों मेरी बात, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया पॉइंट कि मिसेस गोवा एंड रॉय को अपने को क्रेडिट करना 430 रुपए से। लेकिन अब आप 430 रुपए से जब गोवा एंड रॉय को क्रेडिट करेंगे, कैसे करेंगे, अब ध्यान से बेटा मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पे उसने अमाउंट की, ठीक है 430। अब ध्यान से सुनेंगे, द एक्सेस डेबिट will be removed by a credit, the excess debit will be removed by a credit, and short credited will be removed by crediting, okay, to Mrs. गुहा एंड रॉय। तो जो आपने रॉन्गली डेबिटेड कर दिए थे बेटा, उसको आपने उसकी वजह से क्रेडिट कर रहे, और आपने क्या करे, और उसकी वजह से क्रेडिट कर रहे रॉन्गली जो आपने डेबिट कर दिए थे बेटा। और दूसरी चीज क्या होंगी आपकी, आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, और जो आपने क्रेडिट नहीं करे, आपने गलती से डेबिट करे उसको के लिए क्रेडिट करेंगे, और जो क्रेडिट नहीं करे उसके लिए भी अपन क्रेडिट करेंगे, इसलिए 430 हुआ। तो यहाँ पे आप उसको क्रेडिट जब करोगे तो बाय, यहाँ पे उसको लिखेंगे बेटा बाय नॉट क्रेडिटेड, ओके एक सेकेंड, दोनों चीज साथ में हमको लिखना रहेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके इसको आप लिखो ऐसे, by error in posting, ओके by error in posting रुपीज कितना करे अपने 430, रुपीज 430, 430, ओके आपको समझ में आया। तो अपन उसको क्रेडिट करेंगे ना, तो क्रेडिट करेंगे तो 430 रुपए अपन गोवा एंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन बाय एरर इन पोस्टिंग वहां पे लिख देंगे 430 रुपए। तो यहां पर हमारा ये कौन सा पॉइंट था, हमारा डी पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं यहाँ पे, ओके तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपने से, ओके वो कहते हैं कि डिस्काउंट, अच्छे से समझना बेटा, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। डिस्काउंट अलाउड टू डी मझेल ₹15 had not been entered in the cash book, but the full amount including discount has been credited to डी मझेल अकाउंट। मतलब जो आपने कैश बुक पढ़े, अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में जो हमने कैश बुक पढ़े थे, तो अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में जो कैश बुक पढ़े थे वहां पे बच्चों हमने क्या चीज देखे थे, वहां पर हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ पे वहां पे हम लोगों ने देखे थे कि ये जो आपका डिस्काउंट कैश बुक में देखे थे 3 कॉलम होता है कैश बुक, उसमें होता है एक डिस्काउंट कॉलम, एक बैंक कॉलम और एक कैश कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। तो डिस्काउंट कॉलम जो था अपन ने कैश बुक में कहते हैं कि डिस्काउंट कॉलम में जो 15 रुपए था हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। किसने डिस्काउंट अलाउड टू डी मजेल ₹15 had not been entered in the cash book, but the full amount including discount has been credited to डी मजेल अकाउंट। मतलब पार्टी अकाउंट में बराबर ली, कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में आपने डिस्काउंट नहीं लिखे। तो एक्चुअल में करेक्ट एंट्रीज की क्या होना चाहिए
कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बेटा मैं कहता हूँ, समझाने के लिए वो डिस्काउंट तो यहाँ पे अमाउंट 15 रुपए, मैं हाइपोथेटिकल को फिगर समझाने लेता हूँ कि सपोज 200 रुपए लेना था और हमको उसने 15 रुपए का डिस्काउंट था, तो मेरी करेक्ट एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट 185। अब आप शोर मचाओगे ये 185 कहां से है? अरे भाई समझाने लिख रहा हूं बस मैं आपको, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल फिगर, ओके, ये समझाने के लिए बस मैंने अमाउंट। अब कुछ बच्चे पूछ रहे सर एग्जाम, अरे एग्जाम में पहले 2 कॉलम लिखना ही नहीं, ये लिखना है सिर्फ अपने को, ठीक है, तो समझाने के लिए लिखता हूं। तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 185, और ये जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो था बच्चों, वो डेबिट कितने से? 15 से। तो किसने? डी मजेल अकाउंट कितना? 200। अब शोर मत मचाना 200 कहां से है, समझाने के लिए वो फिगर मैंने लिया। अब आपने क्या गलती करी? सही एंट्री ऐसी होता, आपने क्या गलती करी कि डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखे, तो एक्चुअल में इस तरीके से एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट 185, डिस्काउंट को आपने करे ही नहीं वहां पे, टू डी मजेल अकाउंट 200। तो आपको एक्चुअल में किसे डेबिट करना था बच्चों? आपको एक्चुअल में कैश अकाउंट को डेबिट कराना। कितने से कैश अकाउंट को डेबिट हम लोगों को करना था? हम लोगों को कैश अकाउंट को डेबिट करना 185 से। कैश अकाउंट को कितने से डेबिट करना बच्चों? 185 से। क्या हमने डेबिट करे? 180। वो सिर्फ समझाने के लिखा गया। लेकिन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना 15 से। क्या डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट करे 15 से? नहीं, तो हमको करना पड़ेगा, नॉट डेबिटेड। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मैं यहां पे लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 15। मैं यहां पे डेबिट करूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 15। अब मुझे डी मजेल को क्रेडिट करना था 200 से, और मैंने 200 से क्रेडिट करा। इन अदर वर्ड्स मुझे डिस्काउंट को डेबिट करना है कितने से? डिस्काउंट को डेबिट करना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को 15 से। अब मैं किस तरीके से इसको लिखूंगा? जब इस तरह एक ही आइटम आपको दिखता है ना बच्चों, जब एक ही आइटम अपने को यहाँ पे ऐसा दिखता है, तो इसमें अपन किस तरीके से अपन यहाँ पर उसको लिखेंगे? यहाँ पे कैसा लिखना रहेगा? अब मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा आपको लिखना रहेगा। ये आपने लिखे डिस्काउंट अलाउड कितना लिखे बच्चों? 15 आपने, ठीक है, लिखे आपने 15। ओके ओके, ठीक है। अब आप लिखेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ड्यू टू दिस एरर द डिस्काउंट account has been short debited by rupees 15, so the required entry, आप किस तरीके से उसका आप डेबिट करोगे बच्चों? वहां पे लिखोगे, आप डेबिट में लिखोगे, तो डेबिट में आप करते 2 लिखते ना, आप डेबिट में 2 लिखते जाके डेबिट अकाउंट डेबिट साइड में वहां पे 2 ओमिशन, डेबिट अकाउंट में लिखते अगेंस्ट जिसके लिखते उसमें 2 लिखते। अरे याद है ना, ये लेजर है, ये लेजर की डेबिट साइड में मैं लिख रहा था 2 लिखते ना, इसलिए मैं वहां पे 2 लिख रहा हूँ। तो आप जो डिस्काउंट अलाउ को जो डेबिट करोगे किसके अगेंस्ट में? ऐसा लिखेंगे 2 ओमिशन ऑफ discount allowed, ओके, ऑन रुपीज 15। इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आया? तो पॉइंट नंबर कौन सा था हम लोग का? पॉइंट नंबर था ई। पॉइंट नंबर कौन सा था बच्चे? पॉइंट नंबर था हमारा ई। सबने लिखे इतना? ओके, सबने इतना लिखे? ओके, सबने लिखे इतना? ठीक है, ओके। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। इतना लिखे सबने? यस, ठीक। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है आपसे आगे नेक्स्ट पॉइंट में। यहां पे कहता है हमसे, एफ पॉइंट में कहता है हमसे, लाइसेंस फी फॉर प्रोप्राइटर्स गन ₹30 हैड बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। अब देखो ये प्रोप्राइटर की गन है, तो बिजनेस में नहीं रहती, उसकी पर्सनल गन है, तो उसके लाइसेंस के लिए 30 रुपए आपने बिजनेस में से पे करे, तो नहीं होते, एक्चुअली पर्सनल है, ड्रॉइंग्स है उसकी। तो आपने इसको यहां पे लिखेंगे एफ पॉइंट।
इसकी एंट्री पास होना था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 30 रुपीज टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 30 रुपीज टू कैश अकाउंट कितना 30 रुपए। ये इसकी करेक्ट एंट्री होना चाहिए कि ड्रॉइंग्स था उसका पर्सनल अकाउंट है वो सॉरी पर्सनल इसके लिए लेके गया, तो जो पर्सनल इसके लिए लेके जाता उसके जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स से पर्सनल अकाउंट से डेबिट रिसीवर, तो रिसीवर तो इसको डेबिट करे, ड्राइंग्स टू कैश हमारे पास से गई। ये सही है, गलती से हमने बिजनेस में उसको जनरल एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिए, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में उसको लिख दिए। कितने से लिख दिए बच्चों? 30 रुपए से। तो हमने गलती क्या करे, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को गलती से हमने डेबिट कर दी, तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री गलती से पास हो गई। अब आप रेक्टिफाइड एंट्री मेरे को बताओ कि ड्राइंग्स को डेबिट करना था, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, क्या मैंने ड्राइंग्स को डेबिट करा? मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि ड्राइंग्स को डेबिट करना था, क्या मैंने ड्राइंग्स को डेबिट करा? हाँ सर, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, सॉरी ड्राइंग्स को डेबिट करना था, क्या मैंने ड्राइंग्स को डेबिट करा? नहीं, तो मेरे को उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखा, नहीं किया ना तो करना पड़ेगा, नॉट डेबिटेड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30। अब जनरल एक्सपेंसेस को क्या डेबिट करना था? नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सो आप यहां पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट कितना अमाउंट है? 30। तो आपने ड्राइंग्स को डेबिट करना था, नहीं करे, नॉट डेबिटेड, तो उसको डेबिट करे। और जनरल एक्सपेंसेस को आपको डेबिट कर दिए थे आपने, जो कि नहीं करना था, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको क्या करे अपने? क्रेडिट। और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था और कैश अकाउंट को क्रेडिट करे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये रेक्टिफाइड एंट्री आपने पास करे। बीइंग प्रोप्राइटर्स, बीइंग प्रोप्राइटर्स गन लाइसेंस, लाइसेंस फी wrongly entered in general expenses account, now rectified, now rectified, now rectified। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट है, अब उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे। ओके देखो क्या कह रहा है आपसे, पॉइंट नंबर जी, ए सेल ऑफ ₹200 फॉर ओल्ड फर्नीचर हैज बीन, दो बार हो गया गलती से, ठीक है, हैज बीन आ गया, ठीक है, हैज बीन पास थ्रू द सेल्स बुक। अब देखो बच्चों, आपने तो फर्नीचर बेचे ना, ओल्ड फर्नीचर बेचे, तो आपने फर्नीचर जब बेचे तो एक्चुअल में आपने सेल्स बुक में लिखना ही नहीं चाहिए था, आपने ये ओल्ड फर्नीचर बेचे, तो सेल्स बुक में तो जब जाता है जब आप कोई गुड्स बेचते, तो आपने क्या गुड्स बेचे? क्या नहीं सर, गुड्स नहीं बेचे, हमने क्या बेचे? फर्नीचर, तो ये फर्नीचर अकाउंट में आना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट में आना चाहिए था। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती थी? ये वाले इस पॉइंट की आपकी करेक्ट एंट्री थी, जो भी पार्टी उसका नाम पार्टी अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 200, उन्होंने रॉन्ग एंट्री पास कर दी, पार्टी अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना? 200। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होगी? पार्टी को मुझे डेबिट करना था 200 से और मैंने डेबिट करा, लेकिन फर्नीचर को क्रेडिट करना, क्या मैंने फर्नीचर को क्रेडिट करा? नहीं, तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 200। तो मुझे यहाँ पे फर्नीचर को क्या क्रेडिट करना था? नहीं, तो मैंने फर्नीचर को क्रेडिट करा, नॉट क्रेडिटेड, तो यहाँ क्रेडिट करे। और सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दी, जो कि नहीं करना था, ये रॉन्ग एंट्री वाला कॉलम है बेटे, तो सेल्स को क्रेडिट कर दी, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे डेबिट करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 200 रुपए। सो बीइंग सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, being sale of old furniture wrongly entered in, wrongly entered in, okay, wrongly entered in sales book, now rectified, now rectified। okay,
सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछेंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे यहाँ पे। इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? ओके, सो कोई डाउट नहीं। तब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ऐसा मटेरियल का ही क्वेश्चन इनफैक्ट है। ओके, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कप्ती? अब यहाँ पे उसने पॉइंट दिए 1 से लेके 7 तक, तो मैं सारे पॉइंट्स पढ़ता हूँ, उसको रेक्टिफाई करना बेटा। तो पहले आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, और पेज नंबर कौन सा है बच्चों? पेज नंबर है आपका 57। सो पेज नंबर 57। ओके, ओके, तो इसको एक पेज तो कम से कम लगेगा बट उसको वहां पे आप ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे आप लिखेंगे करेक्ट यहां लिखेंगे आप लोग करेक्ट इफेक्ट जो देना है हमें, और यहाँ पे ये ए पॉइंट जो हमारा रहता है, ये बी पॉइंट जो इफेक्ट गिवन, और रॉन्ग इफेक्ट, और ये सी रेक्टिफिकेशन। ओके, सो ये जो वाला ये जो पॉइंट रहता है, ये तो आप लोग का वर्किंग नोट रहता है ये, और ये जो वाला पॉइंट रहता है एक्चुअल में एग्जामिनेशन रेक्टिफाइड वाला अपने को लिखना होता है। ओके, ओके, सबने लिखे इतना? एक पेज अराउंड, इसको आप एक पेज का आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ओके, ध्यान से अराउंड 1 पेज इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। वो पहले पॉइंट में एक्चुअल में कैसा है कि इस तरह ना मैं डायरेक्ट रेक्टिफाइड में भी लिख सकता हूँ, लेकिन ठीक है, आपको पहले करेक्ट इफेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट गिवन, वो सब मैं लेते हुए आपको इसमें आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आगे अभी सिंपल क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में करेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट के हिसाब से जाओगे तो ये बराबर सही होगा। अब पहला कहते हैं कि द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। अब अंडर कास्ट का मतलब होता है शॉर्ट, अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? कम, कम लिखना। तो और ये टोटल जब आप लिखे तो टोटल में ₹100 से कम लिखे। अब क्या होगा बेटा इसका, जो अगर मैं बोलूं इफेक्ट अगर मैं कहूं तो करेक्ट क्या होना था? करेक्ट सपोज कोई भी आप ₹100 में हाइपोथेटिकल फिगर कोई भी मैं समझाने के लिए लेता हूं, मैं ₹100 लिखता हूं, चलो, तो मेरी एक्चुअल में एंट्री पास होना था, यहाँ पे परचेज है ना, वो परचेज है, यस। तो एंट्री पास होना था करेक्ट, परचेज अकाउंट डेबिट ₹100 टू जो भी पार्टी जिनसे भी अपन ने खरीदो, टू पार्टी अकाउंट 100। लेकिन आपने एक्चुअल में क्या करे, शॉर्ट मतलब ₹100 कम लिखे, मैं इसको 1000 ले लेता हूं। अब शोर नहीं मचाना 1000 कहां से आया, एग्जाम में बच्चे सिर्फ ये लिखना, तो रेक्टिफिकेशन ये समझाने के लिए मैं लिखता हूं, ये बार बार ये लिख देता हूं मैं। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब मैंने क्या करा कि परचेज बुक में टोटल में गलती किया, ₹100 कम लिखा, तो मैंने एक्चुअल में परचेज अकाउंट में 900 ही गए, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू पार्टी अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर 1000 ही क्यों? अरे तुम्हारी जो मर्जी, तुम 10 ₹1000 क्यों? अब 1000 करोड़ लिखो ना, उसमें क्या है, मगर वहां पे ₹100 कम लिखना बस रॉन्ग इफेक्ट में, तो 1000 का 900 लिखा मैंने। तो टू पार्टी अकाउंट में बराबर गया बेटा, पार्टी अकाउंट में कितना गया आपका? 1000 गया। तो वो आपकी टोटलिंग में गलती, तो टोटलिंग में गलती तो परचेज अकाउंट में गलत गया, वो पार्टी में बराबर गया। सो रेक्टिफाइड एंट्रीज की क्या पास होंगी बेटा? आपको परचेज को डेबिट कर रहा था 1000 से, आपने उसको 900 से डेबिट करे, तो ₹100 कम से डेबिट करे, शॉर्ट डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट जो आपने डेबिट करे, हमको परचेज अकाउंट डेबिट ₹100 से करना रहेगा। लेकिन इस तरह के आइटम को आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, ठीक है, ये कैसे आप इसको लिखेंगे बच्चों? ₹100, अच्छा, आपको पार्टी को क्रेडिट कर रहा था 1000 से, आपने पार्टी को बराबर 1000 से क्रेडिट करे।
सो यहां पे आप लिखेंगे द परचेज अकाउंट शुड debited by ₹100 since it was debited short previously. ओके, सो आप कैसे लिखेंगे इसको? तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे जाके 100 रुपए से, और वहां पे लिखोगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ₹100. समझ में आई जी? तो परचेज बुक को 100 रुपए से आपने कम डेबिट, देखो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ये पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे, लेकिन किस तरीके से आप उसको रेक्टिफाइड एंट्री तो ऐसे लिखोगे, तो अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ये 100 रुपए से आप वहां लिखेंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे बच्चों। क्या कह रहा है आपसे सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट आपसे क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट आपसे कहता है कि द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹50। ओरली पहले मैं अगर बोलते रिटर्न इनवर्ड कौन सी बुक है बेटा? जो अपने रिटर्न इनवर्ड कौन सा होगा? जो आपने सेल्स करे वही वापस आएगा ना, तो इट सेल्स रिटर्न बुक। अंडर कास्ट मतलब आपने उसको 50 रुपए से कम लिखे, तो आपने सेल मतलब हैज बीन अंडर कास्ट, कास्टिंग एरर है, टोटल में कास्ट आया तो टोटलिंग में गलती, तो उसकी टोटल आपने सेल्स रिटर्न बुक की टोटल 50 रुपए से कम करे, तो कम लिखे, तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी 50 रुपए क्या हो? कम गए। तो आपको सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न का कौन सा होता है? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को अपने को डेबिट करना पड़ा, अंडर कास्ट हुआ। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का उसका अपोजिट डेबिट बैलेंस है। तो सेल्स रिटर्न को आप डेबिट करोगे 50 से, है ना? मगर मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक्चुअल में इस तरीके से हुआ बेटा। यहाँ पे आपने सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री पास करते? जब कोई चीज सेल्स हुआ था, एंट्री पास करते पार्टी टू सेल्स, तो उसका रिवर्स पार्टी टू सेल्स, तो रिवर्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं कोई भी अमाउंट ले लेता बेटा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1000 रुपए चलने देता पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, कितना? 1000 रुपए। अब वो कहता है आपने कास्टिंग एरर कर, एंटर्ड करते वक्त गलती नहीं करे, आपने टोटल करते वक्त गलती करे। अंडर कास्ट मतलब आपने कम लिखे, अंडर कास्ट ही लिखा ना, यस अंडर कास्ट आपने कम लिखे, तो आपने रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में भी कम किया, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कितना? 50, 950 टू पार्टी अकाउंट 1000, टू पार्टी अकाउंट कितना? 1000। अब आप मेरे को बताओ कि रेक्टिफाइड एंट्रीज की क्या पास होंगी? आपको रिटर्न इनवर्ट को डेबिट करना था, वो 1000 रुपए नहीं, पूरी हाइपोथेटिकल फिगर समझाने के लिए सिर्फ मैंने अपने मन से लिया, ठीक है? मगर आपने 50 रुपए कम लिखे, तो 1000 के बदले में आपने 950 लिखे, ठीक है? बस 50 से बराबर कम करना, तो यहाँ पे उसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होगी आपको? और आपने पार्टी को क्रेडिट करना था, आपने पार्टी को क्रेडिट करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 50। ओके, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? अब आप जैसे मैं लिख रहा हूं आप उसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है? अब जैसे मैं लिख रहा हूं आप उसको लिखेंगे। ड्यू टू, एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, ड्यू टू दिस एरर द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट has been posted short by ₹50. The correct entry will be, so एक सेकेंड उसको और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बाय ₹50, बाय ₹50, ओके, so it should be
डेबिटेड बाय ₹50। ओके, तो कैसे लिखेंगे? जब आप उसको डेबिट करेंगे वहां पे आप लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग of written inward book for the month of ₹50। ओके, तो इस तरीके से अब उसको क्या करेंगे? रिटर्न इनवर्ड बुक को डेबिट कर देंगे ₹50 से। ओके, समझ में आई चीज आपको? लिखे बच्चों आपने? यस सर। ओके, लिखे आपने इतना? ओके डन। ओके, अब ये आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। 2 ही है इस क्वेश्चन में, 7 पॉइंट है टोटल। ओके, अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? थर्ड पॉइंट, ए सम ऑफ ₹215 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर अभी आने का, लेकिन आप अभी इतना मैं आपको थोड़ा सा कह देता हूँ कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। वो आप एसेट की वैल्यू कम होती है तो जो एसेट की वैल्यू जितने से कम होती है उसको डेप्रिशिएट कहते हैं। वो अपन डेप्रिसिएशन चैप्टर आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझो बेटा कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। उसकी करेक्ट एंट्री जो होना था कुछ इस तरह होना था। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस, उसको डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट उसने दिया 250, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250 टू फिक्स एसेट अकाउंट। ये एंट्री पास हो। बोलेंगे सर फिक्स एसेट को क्यों ऐसा आपने क्रेडिट करे? कॉमर्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, साइंस वाले बच्चों घबराना मत। मैं थोड़ा सा कहता हूँ, डेप्रिसिएशन आगे एक चैप्टर ही आएगा। तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, इसलिए हमने उसको डेबिट करे। और कोई एसेट को यूज करे, जैसे ये एसेट है, ये है ना एक पेंसिल, एक एसेट, इसको यूज करने से इसकी वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही है। तो वैल्यू जब इसकी कम हो रही है, डिक्रीज इन एसेट क्या करते हैं? क्रेडिट, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एक एक्सपेंस है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो इसलिए टू फिक्स एसेट अकाउंट वहां पे 250 करे। अब वो क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अच्छा फिक्स एसेट का नाम दिया, फिक्स एसेट का नाम दिया मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू कम हुई, ठीक है, तो यहाँ मशीनरी लिख लो। अब वो हमसे कहता है यहाँ पे कि आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट करे नहीं, नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्चुअल में आपने गलत एंट्री कुछ इस तरह पास करे, टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 250। तो डेप्रिसिएशन डेबिट करना था 250 से, डेबिट नहीं करे तो करना पड़ेगा, और मशीनरी को क्रेडिट करना 250 से, और 250 हमने क्रेडिट करे। तो यहां पे आप लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना? 250 से। अब इसको लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, द ओमिशन ऑफ डेबिट to the depreciation account, depreciation account will be rectified, will be rectified as follows। कैसे करेंगे? ऐसे उसके अपन उसको will be rectified by debiting depreciation account, by debiting depreciation account by ₹250। कैसे उसको डेबिट करेंगे और वहां पे लिखेंगे अगेंस्ट टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कितना अमाउंट है? 250। ओके, इस तरीके से उसको अपने को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको डेबिट करे नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते, पॉइंट नंबर 4। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4? ध्यान से बच्चों, वो कहता है हमसे ए पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरी टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। अब आपने कोई सैलरी दी, सैलरी खर्चा है ₹75 की सैलरी, उसको 2 बार लिख दिया सैलरी को, ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट में 2 बार लिख। अब देखो क्या हुआ, करेक्ट एंट्रीज की होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट,
75 रुपीज टू कैश अकाउंट 75। तो हमने जो करेक्ट एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट 75 टू कैश अकाउंट 75। आपने गलती से सैलरी अकाउंट को दो बार, सैलरी अकाउंट को कैश बराबर लेके सैलरी में गलती से दो बार 75 लिख दी। तो आपने एक्चुअल में ऐसी एंट्री पास कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट दो बार कर दिया आपने, 75 प्लस 75 दो बार, तो ये हो गया 150। और कैश आपने बराबर, सैलरी अकाउंट में गलती हुई बेटा, सैलरी अकाउंट में गलती, तो कैश यहाँ पे बराबर आपका 75 ही आएगा, लेकिन सैलरी में 150 आया क्योंकि दो बार आपने उसको डेबिट कर। अब सैलरी को डेबिट करना था 75 से, हमने उसको डेबिट कर दिया 150 से, तो मोर डेबिटेड, तो मोर डेबिटेड कैंसिल करने क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सैलरीज अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। अच्छा कितने से आपने ज्यादा डेबिट करे, 75 से। बोलेगी नहीं सर, हाँ सर। बच्चों यहाँ पे देखो आपको डेबिट करना था 75 से, आपने करे 150 से, तो मोर डेबिटेड कितना करे, हमने मोर डेबिटेड उसको 75 से करे। 75 से डेबिट करने बोले तो उसने 150 से डेबिट करा, तो उसने 75 रुपीज से ज्यादा से डेबिट करा, इसलिए वहां पे तो उसको कैंसिल करने मोर डेबिटेड, तो कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं यहाँ पे आपको नीचे, ठीक है। द एक्सेस डेबिट will be removed by a credit in the salary account क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, वहां पे बाय, आप क्रेडिट करोगे ना, अब उसको सैलरी को क्रेडिट करो, जब आप क्रेडिट करो तो उसके अगेंस्ट में जो लिखते हो, किसके अगेंस्ट में, तो अपन बाय लिखते हैं, ठीक है। डेबिट करते तो जिसके अगेंस्ट में लिखते उसको क्या, वहां टू लिखते। सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करे 70 वैसे बाय, डबल पोस्टिंग हो गई थी, तो ऐसे लिखूंगा डबल पोस्टिंग ऑन ₹70। ये रहा हमारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। क्या कह रहा है आपसे फिफ्थ पॉइंट आपसे कहता है यहाँ पे कि द टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो क्या गड़बड़ी, जो टोटल थी 1500 रुपए का बिल्स रिसीवेबल था, तो उसकी करेक्ट एंट्री होना चाहिए था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1500 टू पार्टी अकाउंट 1500, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए। वो कहता है कि बिल्स रिसीवेबल बुक की जो टोटल थी आपकी वो 1500 रुपए, उसने गलती से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़े, वहां पे मैंने आपको बताया था कि बिल्स रिसीवेबल बुक की जो टोटल होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो बिल्स रिसीवेबल बुक की जो टोटल होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिखते, इस पे क्वेश्चन भी करे थे, और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करते। वो बोलता है उसने गलती से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट में ना लिखते हुए उसको क्रेडिट कर दिया। उसने कुछ इस तरह एंट्री पास किया बेटा, उसने टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इसको क्रेडिट कर दिया 1500 से, और पार्टी अकाउंट में बराबर टू पार्टी अकाउंट 1500 से। तो आपने टोटल तो बराबर के टोटल से जब वो अकाउंट में लेके जाता बिल्स रिसीवेबल बच्चे, तो डेबिट में करने के बदले रॉन्गली उसने क्रेडिट करा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करना था और मैंने पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करा भी, लेकिन मुझे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना था। क्या मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करा, नहीं, तो नॉट डेबिटेड। तो मैं इसीलिए करूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1500, ये किस लिए, जो नॉट डेबिटेड। और ये जो उसने क्या किया, रॉन्गली क्रेडिट, क्रेडिट क्या टू लिखा मैंने, ये क्रेडिट किया बेटा, रॉन्गली क्रेडिटेड। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1500 रुपए, फिर से उसको ऐड, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो रेक्टिफाई करना उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो दो कारण है, एक कारण है ये 1500, और पहले भी ऐसा पॉइंट आया कि आपने नॉट डेबिटेड, आपने डेबिट नहीं करे थे, इसलिए मैंने उसको अभी डेबिट करा, नॉट डेबिटेड। और ये क्या था आपका, ये था आपका रॉन्गली क्रेडिटेड, आपने गलती से उसको क्रेडिट कर दी थी, तो उसको रेक्टिफाई करने डेबिट करना पड़ा, इसलिए 3000 रुपए आए। तो मैंने बोला भाई डेबिट कर, आप बोले नहीं करते, पहली गलती। दूसरी गलती आपने क्रेडिट कर दी, तो उसको कैंसिल करने फिर डेबिट करना पड़ेगा, तो इसलिए 1500 और 1500 दो बार 3000 है। ओके ओके, अब ध्यान से बच्चों यहां पे आप कैसे लिखेंगे अब इसको,
1500 should have been, रीजन लिखा, should have been debited to the bills receivable account and not credited. एक ना, bills should have been debited to the bills receivable account and not credited. To correct, उसको डेबिट करना था, क्रेडिट नहीं करना था, उसको सुधारना पड़ेगा हमको. टू करेक्ट द मिस्टेक, द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट should be debited by rupees 3000. क्यों 3000 समझा ना? दो रीजन है बेटा. एक आपको बोला था डेबिट करो, नहीं करो. दूसरा गलती से क्रेडिट करो, उसको करने के लिए. और आप ऐसे लिखेंगे, उसको आप डेबिट करेंगे टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑन रुपीज 3000 लिखेंगे. ओके, डन. नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद 6 पॉइंट बच्चों. ओके, इतना लिखे आपने ना. 6 पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज रुपीज 115. ये मेरा फेवरेट एडजस्टमेंट. अब सुनो मेरी बात. उसने कहा कि सर यहाँ पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी. पहले करेक्ट एंट्री तो बात करते. 151 रुपए, 151 रुपीज का आपने क्या करे? क्रेडिट सेल करे हरी को. पहले उसकी तो एंट्री पास करेंगे. तो हरी इज ए पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, दैट्स व्हाई हरी अकाउंट डेबिट. तो हरी अकाउंट डेबिट 151. सेल्स इज इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड. तो आपने इनकम को क्रेडिट करे 151. ठीक है. अब अगर वो क्वेश्चन में हमसे कहता बेटा ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, वो बोलते कि सेल्स बुक में करेक्ट एंटर्ड हुआ है, मतलब एंटर्ड बराबर किया, बट हैज बीन पोस्टेड रुपीज 150, 115. मतलब सेल्स बुक में थोड़ा दिमाग लगाना बेटे. सेल्स बुक थी, अभी गलती क्या हो इसको समझना उनसे यहाँ पे. अब ये समझाने यहाँ पे बता दो. ये सेल्स बुक है, ये सेल्स बुक है, ठीक है. अब सेल्स बुक में एंटर्ड बराबर किया उसने, एंटर्ड यहाँ पे बराबर किया उसने 151. तो एंटर्ड बराबर किया तो आप बोल सर टोटल भी 151 बराबर ही. सही बात है. लेकिन जब ये 151 ये 151 से जब वो पार्टी अकाउंट में गया, पार्टी का नाम क्या है? हरी अकाउंट. तो वो बोलता है हरी अकाउंट को जब वो डेबिट कर, हरी को डेबिट करेगा ना, सेल्स हुआ तो डेबिट कर रहा था, गलती से क्या पोस्ट करा? 115. तो जब यहां पे लिख रहा था 151 के बदले 115 उसने लिख, ये गलती. लेकिन यहां से जो ये जो आपका 151 जो ये सेल्स अकाउंट में गया, सेल्स अकाउंट में जो गया, ये सेल्स अकाउंट में बराबर क्रेडिट कितने से? 151. ये गलती, ऐसा इंटरप्रेट करना पड़ता है. तो उसने ये बोला कि आपने हरी के अकाउंट में जब यहां से जब वहां पे गलती 100, यहां पे पोस्टिंग में गलती. देखो उसने कहा हरी के अकाउंट में करेक्टली एंटर्ड. उसने बोला कि सेल्स अकाउंट में करेक्ट हुआ है. सेल्स बुक एंटर सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज रुपीज 150. तो आपने किसके अकाउंट को यहाँ पे हैज बीन पोस्टेड, मतलब बेटा अकाउंट में अगर यहाँ पे सही हुआ, यहाँ पे सही हुआ तो टोटल भी सही है, टोटल सही तो यहाँ पे सही गया. लेकिन यहां से इंडिविजुअल जब आप पोस्टिंग करते हो तो यहाँ पे कितना आ गया? हरी के अकाउंट में 115. तो अब यहाँ पे इन्होंने एक रॉन्ग एंट्री जो पास करे, इन्होंने एंट्री पास करे हरी अकाउंट डेबिट 115 टू सेल्स अकाउंट 151. तो हरी को डेबिट करा था 151 से, हमने डेबिट करे 115 से. तो कम शॉर्ट डेबिटेड 151 माइनस 115, डिफरेंस आ गया 36. तो 36 से अपने को उसको डेबिट करना पड़ेगा. तो मैं यहां लिखूंगा हरी अकाउंट डेबिट 36. और सेल्स को क्रेडिट करना था मुझे, सेल्स को क्रेडिट करना 151 से, सेल्स को मैंने क्रेडिट करा 151 से, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसलिए मैंने हरी को शॉर्ट डेबिटेड था तो उसको अपने डेबिट करे. तो आप इसको यहां पे लिखेंगे हरीज पर्सनल अकाउंट is debited
₹36 short. So the rectification entry, अच्छा, the rectification entry क्या करेंगे बच्चों? the rectification entry क्या करेंगे? उसको डेबिट करें। एक मिनट मैं लिख देता हूं, एक मिनट। His account will be debited. His account will be debited his account will be debited by ₹36। ये 36 कैसा है समझे ना, 151 माइनस 115। तो आप यहां पे लिखोगे टू रॉन्ग पोस्टिंग ₹36, टू रॉन्ग पोस्टिंग ₹36। ओके, इस तरह से। ओके, अब लास्ट पॉइंट बेटा ध्यान से आप सुनेंगे। इतना लिखे आपने। ओके, द लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? ओके, discount allowed to Satish ₹25 has not been entered in the discount column of the cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account. ये मैंने आपको पहले भी इस तरह का आया था पिछले क्वेश्चन में कि आपने डिस्काउंट जो ₹25 का था डिस्काउंट कॉलम जो कैश बुक में तो उसमें नहीं लिखे। तो अपन यहाँ पे इसका 7th पॉइंट, सपोज अपने को पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट ₹1000, अपन वही अपना हाइपोथेटिकल 1000 ही लेते हैं, उसमें 25 का डिस्काउंट तो 975। तो 975 ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25 टू कोई पार्टी का नाम दिया, किससे मिला? सतीश, टू सतीश अकाउंट 1000। तो आपने रॉन्ग क्या करे बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट 975 लेकिन और आपने सतीश को क्रेडिट करे 1000। मतलब आपने डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखे, तो डिस्काउंट अकाउंट में आपको ₹25 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अपने को डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड है दी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 25। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। ड्यू टू दिस एरर due to this error discount account has been debited short by ₹25. It will be rectified it will be rectified by debiting discount account by ₹25। तो उसको आप डेबिट करेंगे, वहां पे जाके लेंगे टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश कितना? ₹25। ओके, सो आज सिर्फ इतना ही, 2 ही क्वेश्चन हमने करे। देखो नंबर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेंगी बेटा, जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा तो मैं वहां पे स्पीड में बढ़ाते जाऊंगा, लेकिन शुरुआत में अभी हम तो अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से आप एक एक पॉइंट उसको ध्यान से अब आप समझेंगे। तो आज का होमवर्क सिर्फ इतना सा है जो मैंने आपको आज पढ़ाया हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया मैंने? अरे क्वेश्चन नंबर 2 गलती से मैंने यहां पे लिखा, यहां बराबर लिखा हूं क्या? ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लिख दिया मैंने? आज का क्वेश्चन नंबर 2 था वो। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्शन करें। अच्छा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ने कहा भी नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा हुआ। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थी आज हमने करे ना। क्वेश्चन नंबर 3
यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करें, ठीक है। आज जो आपको जो पढ़ा ये आपका डे, आज कहाँ गया भाई, ये डे 25, आज जो हमने पढ़े डे 25, जो चीज आपको पढ़ा सिर्फ उसी को आप आज पढ़ोगे जो मैंने आपके डिस्कस किया। और जो 2 क्वेश्चन करो, आप उन 2 क्वेश्चन को सिर्फ सोल्यूशन आप देखना, और अगर उसमें कोई डाउट आता तो कल आप मुझे पूछिए, थोड़ा सा आगे और इस चैप्टर बढ़ने दीजिए, फिर मैं आपको इस पे होमवर्क देता हूं। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।